देखो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग जो पढ़ते हैं ना, जैसे बॉन्डिंग कितने टाइप का होता है। पहले से हम लोग आयनिक बॉन्ड एक तो पढ़ चुके थे और कोवैलेंट बॉन्ड इसके बारे में जान चुके थे। और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में ही हम लोग देखने वाले हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ना, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। उसमें तुम्हारा एक मेटल रहेगा, ठीक है, उस मेटल से बहुत सारा एनायन या फिर एटम्स जो है ना, वो कनेक्टेड रहता है और जो उसके स्ट्रक्चर को काफी कॉम्प्लेक्स बना देता है। और फिर इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तीसरा टाइप का बॉन्डिंग यहाँ देखने को मिलेगा। पहले से हम लोग आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग का बहुत सारा मतलब स्ट्रक्चर देख चुके थे। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्ले ए वाइटल रोल बोल रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ज्यादा वाइटल रोल होता है। वाइटल रोल इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैक्सिमम जो मतलब हम लोग को जरूरत का भी चीज है ना, जैसे मान लो कि हम लोग बात करते हैं तुम्हारा रेड ब्लड सेल या होमोग्लोबिन का बात करते हैं, तो होमोग्लोबिन जो होता है ना, वो भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। पर देखो यहाँ पर हम लोग से पूछा जाएगा ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना जरूरी क्यों है, इतना कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसका आंसर हम लोग इसलिए देंगे क्योंकि ये भी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग का होमोग्लोबिन इससे बना हुआ है, बहुत सारा जो मेडिसिन है ना, वो भी इससे बना हुआ है। तो इसलिए चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर बता रहे हैं क्लोरोफिल और होमोग्लोबिन दोनों का दोनों एक तरह का कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही है। द इंपॉर्टेंस कैन बी रियलाइज्ड दैट लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारा जो दवा बना रहता है ना, वो सारा का सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, मैक्सिमम सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बना होता है। पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स है? मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। और हेमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स है? आयरन का कॉम्प्लेक्स है। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे इन द ब्लड ह्यूमन। द स्टडी ऑफ दिस कंपाउंड विल इनलार्ज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इस कंपाउंड का जब हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो हम लोग को डीपली जानने को मिलता है, समझने में सुविधा होता है केमिकल बॉन्डिंग को। केमिकल बॉन्डिंग को ठीक से समझ पाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो सारा भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है और ये हम लोग का आयरन का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, होमोग्लोबिन का ए हो गया और क्लोरोफिल का ओ वाला हो गया स्ट्रक्चर। इस टाइप का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, देखने से पता चल रहा है कितना डिफिकल्ट है। तो इस टाइप का एटम्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड, ये मोलिकुलर कंपाउंड या फिर इसी को एडिशन कंपाउंड, ये है क्या? तो देखो मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड कैसे बनेगा, तो इसमें हम लोग दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेबल कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, उसको मतलब उसको क्या एक निश्चित प्रोपोर्शन में, जैसे कि यहाँ पर CuSO4 एक पार्ट इसका लिया गया है, 4 पार्ट अमोनिया का लिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन लेकर के, जो भी इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, ये सारे का सॉल्यूशन लेकर के और इसको हम लोग गर्म करते हैं। गर्म करने से जो वाटर वाला पार्ट है ना, वो निकल जाता है और एक क्रिस्टल बन करके रेडी हो जाता है। उस क्रिस्टल को हम लोग मोलिकुलर या फिर एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आ गया? मोलिकुलर या फिर एडिशन कंपाउंड कैसे बनेगा? हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कंपाउंड को सिंपल स्टेबल कंपाउंड जैसे CuSO4 और अमोनिया हो गया, KCl और MgCl2 ये सारा हो गया, ये सब सिंपली लेंगे, इनके सॉल्यूशन को लेंगे, गर्म करेंगे। हाँ, कोई भी स्टेबल कंपाउंड हम लोग लेकर के और उसको एक करेंगे, मतलब गर्म करेंगे। उसमें से लिक्विड जो होगा, लिक्विड वाला पार्ट होगा, वो निकल जाएगा और फाइनली जो बन करके तैयार होगा ना, कि क्रिस्टल बनेगा। यहाँ पर एक सारा एक क्रिस्टल है, वो सारा हम लोग का क्या एडिशन कंपाउंड कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक कंपाउंड जो है ना, एक तरह से ऐड हो गया है और ऐड होकर के इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब एडिशन कंपाउंड कितने टाइप के होंगे? एडिशन कंपाउंड दो टाइप के होंगे, एक तो हो गया डबल सॉल्ट और दूसरा हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट नहीं, डबल सॉल्ट में क्या होगा, दो या दो से अधिक मोलेक्युल जो होंगे ना आपस में मिले हुए होंगे, लेकिन जब उसको पानी में डाल दोगे ना, घोल दोगे ना, तो सब अलग अलग हो जाएगा। हाँ, तो इसके बारे में, हाँ वही ब्रेक हो रहा है, लेकिन ये ब्रेक नहीं होगा अलग अलग कंपाउंड में। हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। अलग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधा होता है, लेकिन ये होता है कि सिंपली उसमें डाल दो तो अलग हो जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, पहला देखो डबल सॉल्ट और दूसरा कोऑर्डिनेशन। अब डबल सॉल्ट के बारे में हम लोग कुछ ज्यादा डीपली पढ़ना है नहीं, हम लोग को मेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर फोकस करना है। एक तरह से बस बता दिया गया है कि इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखता है ना, वो दो टाइप का होता है, एक कोऑर्डिनेट और दूसरा डबल सॉल्ट। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहले बात कर रहे हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए लीजेंड, इसके अंदर लीजेंड होगा, सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम जैसे उसमें मैग्नीशियम था, आयरन था। कॉम्प्लेक्स आयन होगा,
एक कटायन और एनायन, ये सारा कुछ रहता है। अब सब समझेंगे हम लोग, लीजेंड क्या है, सेंट्रल एटम क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, कटायन एनायन क्या है। द कॉम्प्लेक्स आयन इज जनरली रिटन इन स्क्वायर बॉक्स। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स आयन है जैसे CONH3 है ना, आयन इसको इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ से क्लोरीन हटाओगे ना, क्लोरीन पर -3 चार्ज होता है, इधर +3 चार्ज हो जाएगा। अगर इस क्लोरीन को हटाओगे ना तो बॉक्स के ऊपर हम लोग +3 लिख सकते हैं। तो एक तरह से ये वाला आयन हो गया और इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। यहाँ से CONH3 जो जुटा हुआ है ना, कोबाल्ट के साथ 6 को जो अमोनिया जुटा हुआ है, उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, नहीं निकाल सकते हम लोग सिंपली, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं। द कॉम्प्लेक्स आयन इज जनरली रिटन इन स्क्वायर बॉक्स, एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर ये लिखा जाता है। एंड द आयन या फिर कटायन या एनायन जो भी बोलो इज रिटन आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखो ACl3 क्या है, एनायन है, निगेटिव चार्ज होगा Cl क्लोरीन पर, तो बाहर में लिखा जाता है। जो क्लोरीन में ये टूट सकता है, ब्रेक होकर अलग हो सकता है Cl, हाँ Cl, पर अमोनिया कोबाल्ट से कभी अलग नहीं होगा। यहाँ पर एक कटायन है, कटायन के बाद फिर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन है। जब एनायन को लिखते हैं ना तो बाद में लिखते हैं, जो कटायन लिखते हैं तो पहले लिखते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज जिसका होता है वो पहले लिखा जाता है। नहीं मतलब क्लोरीन को अलग कर सकते, इसमें से तुम K को अलग कर लोगे और इसको अलग कर लोगे, लेकिन अंदर से CN6 और Ap को अलग करना मुश्किल होता है। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, AX और फिर Amyl। AX यहाँ पर किस लिए यूज किया है, Amyl द सेंट्रल मेटल एटम, मेटल को पहले रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद L मतलब लीजेंड, मतलब कि CN यहाँ पर क्या है, लीजेंड है। लीजेंड की संख्या इसमें 6 तो CN है, वो लीजेंड कहलाएगा। यहाँ पर अमोनिया जो है वो लीजेंड है। कोबाल्ट और Ag क्या है, सेंट्रल एटम है। तो पहले एनायन लिखा जाता है, ए का मतलब कटायन है, पहले कटायन लिखा जाता है। यहाँ पर देखो के कटायन था तो पहले कटायन लिखा है, तो उसके बाद फिर एम सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाता है, देखो सेंट्रल वाला है। उसके बाद फिर एल मतलब लीजेंड, यहाँ पर लीजेंड लिखा है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर एनायन दे दिया है तो फिर पहले सेंट्रल मेटल एटम को लिखो एम, उसके बाद लिखो लीजेंड और उसके बाद फिर एनायन लिखो। तो ये नोमेनक्लेचर आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर लिखने का तरीका सारा कुछ बताया जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इंटिटी, डबल साल्ट का डिफिनेशन यहाँ पर है। कुछ इधर उधर हो रहा है क्या पेज, एक मिनट। पहले डबल साल्ट होना चाहिए था, उसके बाद ये होना चाहिए था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, फिर होना चाहिए कोऑर्डिनेशन इंटिटी 2.1 फिर 2.11, ये वाला होगा ना, उसके बाद 2.2 हुआ, पेज इधर उधर हो जा रहा है। डबल साल्ट में हम क्या बताए थे कि डबल साल्ट में बोले थे कि वो पानी में अगर डालेंगे ना तो क्या होगा, घुल जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है। ए डबल साल्ट इज ए सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट साल्ट, दो डिफरेंट साल्ट रहेगा ज्वाइंट। यहाँ पर देखो FeSO4 एक तो ज्वाइंट है, दूसरा NH4 ये दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, लेकिन जब इसको हम लोग पानी में डालेंगे ना तो एक क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। व्हिच क्रिस्टलाइज टुगेदर, अभी दोनों एक साथ क्रिस्टलाइज है as a single substance but ionized as two distinct salts when dissolved in water, जैसे पानी में डालेंगे टूट जाएगा। तो यही दोनों में फर्क होता है। अगर कोई पूछता है कि डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों में फर्क क्या है, तो अंतर वही बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा हुआ आयन है ना वो कभी अलग होगा नहीं, पर यहाँ पर सब सेपरेट सेपरेट हो जाता है। दिस साल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ये अपना आइडेंटिटी है, ये तो सिंपल पानी में डालेंगे टूट जाएगा। These all lose their identity in solution. Solution में ये लोग अपना आइडेंटिटी खो देते हैं। When dissolved in water, they give taste of all the iron present in the salt. अगर इसको हम लोग टेस्ट करेंगे ना तो सब अमोनिया का भी और आयरन का भी SO4 का सबका मतलब जो अपना प्रॉपर्टी होता है ना वो शो कर देगा, मतलब सब सेपरेट हो गया। ये 2.1.1 हो गया, उसके बाद 2.1 हो गया, 2.1.1 हो गया, 2.2 हो गया, है ना। उसके बाद आते हैं 3.1 में कोऑर्डिनेशन इंटिटी। अब कोऑर्डिनेशन इंटिटी क्या होता है, देखो हम लोग को दो चीज पढ़ना होता है, एक कोऑर्डिनेशन इंटिटी, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ठीक है ना। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क समझना है। इट इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन व्हिच इज बॉन्डेड टू ए डेफिनिट नंबर ऑफ आयन और मोलिक्यूल व्हिच इज फिक्स्ड। यहाँ पर देखो CO है, अमोनिया के साथ ये मिल करके कंपाउंड बनाए हुए हैं, तो इतना दूर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन इंटिटी। सबको एक साथ कंबाइंड क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन इंटिटी बोलेंगे। और वही इसके साथ अगर चार्ज दिखाया हुआ रहता है ना कि यहाँ +3 चार्ज, तो उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। मतलब वो भी जुड़ जाएगा कोऑर्डिनेशन इंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ रहता है, एक ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट के ऊपर चार्ज लिखा हुआ रहेगा, तो हम लोग आगे एग्जाम्पल से समझेंगे।
For example, in इतना a coordination entity 6 ammonia molecule are surrounded by 3 chloride ion. एक coordination entity CONH3 whole 6 जो है ना A 3 क्लोरीन आयन से क्या है घिरा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। अभी तक क्या क्या समझ गया, लीजेंड समझ गया, सेंट्रल एटम समझ गया, पूरा को एक साथ मिलाकर कोऑर्डिनेशन एंटिटी समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर इस पर चार्ज लिखा हुआ रहेगा ना तो उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। एग्जाम्पल भी चलो एक तो यहाँ पर दिया हुआ है, आगे हम लोग अभी और एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम समझ में आ गया है, फिर भी पढ़ देते हैं। इट इज द सेंट्रल कटायन दैट इज सराउंडेड एंड कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड टू वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा, जो सेंटर में एटम रहेगा ना, ठीक है, कटायन जनरली रहता है, उसको पॉजिटिव चार्ज होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा और इलेक्ट्रॉन लूज करता है। डी ब्लॉक वाला एलिमेंट हम लोग देखे थे, वो सारा सारा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कटायन बनाता है। तो वो कटायन किससे घिरा हुआ रहेगा, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, ठीक है, या फिर वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और निगेटिवली चार्ज आयन। अब कटायन वो पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली निगेटिव चार्ज वाला से फिर घिरेगा वो, तो या तो न्यूट्रल से या फिर निगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल से घिरे रहते हैं। इन ए डिफरेंट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट, इनका अरेंजमेंट एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और सब हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से उसका फोटो फिगर बनता है। फॉर एग्जाम्पल इन द कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 6+3 कोबाल्ट 3+, इसमें कोबाल्ट का हो जाएगा। देखो यहाँ पर अमोनिया जो है ना वो न्यूट्रल एटम है, अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, ठीक है, क्योंकि अमोनिया स्वतंत्र फ्री रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो सब Cl3 पर -3 चार्ज है, उसको काउंटर करेगा कोबाल्ट का +3। अच्छा, मतलब उसको उसी से काउंट कर देगा। हाँ, अमोनिया पर 0। यहाँ पर जो टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इस टाइप से है। यहाँ पर देखो अमोनिया पर 0, वो तो 0 वो दिख रहा है, यहाँ पर हो गया +3, इधर हो गया -3, इस तरह से एक बॉन्डेड है, बंधा हुआ है। तो वो माइनस रहेगा तो वो चार्ज ऐसे। हाँ, इसके बारे में बोल रहे हैं ना, ये वाला जिसको लीजेंड भी बोलते हैं। हाँ। इस पर या तो 0 चार्ज रहेगा या फिर निगेटिव चार्ज रहेगा। सेंट्रल एटम ये वाला है ना, जो कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज का टाइम रहेगा। CO3+ रिप्रेजेंट द सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन क्या हो गया, CO3+, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एंड इज कोऑर्डिनेट बॉन्डेड बाय 6 न्यूट्रल अमोनिया मोलिक्यूल। 6 न्यूट्रल अमोनिया मोलिक्यूल है जो इसको घेरे हुए हैं। द कोऑर्डिनेशन विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलेंगे, ये पूरा यहाँ तक को, ठीक है ना। देखो यहाँ पर CO हम लोग लिख रहे हैं, NH3 होल 6 लिख रहे हैं, तो ए अभी जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। जैसे यहाँ पर +3 चार्ज किए, एक क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। द सेंट्रल मेटल आयन इज आल्सो रेफर्ड एज लेविस एसिड। सेंट्रल मेटल जो है ना इसको हम लोग लेविस एसिड भी बोलते हैं। लेविस एसिड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, दूसरा कोई इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर रहता है ना, अमोनिया के पास लोन पेयर रहता है, वो इसको डोनेट करेगा कोबाल्ट को। उसके बाद लीजेंड, लीजेंड समझ में आ गया है ना। द आयन और मोलिक्यूल बाउंड टू द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम को बांध करके रखता है, घेरे हुए रहता है इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, क्या ना, सेंट्रल मेटल को कौन घेरे हुए, अमोनिया। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर में भी है, उसको लीजेंड बोलते हैं। दिस मे बी सिंपल आयन सच एज क्लोरीन, ये सिंपल आयन भी हो सकता है, आगे एग्जांपल देखेंगे सिंपल आयन वाला। या फिर स्मॉल मोलिक्यूल हो सकता है, जैसे कि H2 हो गया, अमोनिया हो गया, यहाँ पर अमोनिया है ना। सिंपल आयन बाहर वाला आयन सिंपल आयन नहीं है, अंदर में रहता है, वो ब्रेक नहीं होगा, अंदर वाला ब्रेक नहीं होता है। लार्जर मोलिक्यूल, जैसे कि ये देखो एक बड़ा सा मोलिक्यूल है, ये सब भी उसके अंदर रह सकता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बहुत आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलेंगे, हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल एटम जो है ना कितने लीजेंड से घिरे हुए हैं, जितने लीजेंड से घिरे होते हैं ना वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे यहाँ पर देखो CN6 CN ग्रुप से घिरा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। ये 2 से घिरा हुआ है तो कितना हो गया, 2। ये देखो अमोनिया और क्लोरीन दोनों से घिरा हुआ है, 2 और 2 4, है ना। इसमें -2 ये वाला नहीं देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये तुम्हारा इसमें 6 होता है टोटल मोलिक्यूल, तो इसलिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। The number of atom of the ligand that directly bound the central metal, जो सेंट्रल मेटल को डायरेक्टली बाउंड कर रहे हैं ना, बांध करके रख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे।
इट इज ऑल्सो इक्वल टू सेकेंडरी वैलेंसी, इसी को सेकेंडरी वैलेंसी भी बोलते हैं, या तो सेकेंडरी वैलेंसी बोलेंगे या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले समझ में आ गया है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना। द सेंट्रल मेटल एटम आयन, देखो क्या क्या है इसमें आएगा, सेंट्रल मेटल एटम आएगा है ना, मेटल एटम बोलो या फिर आयन बोलो। उसके बाद लीजेंड बोल आएगा, दैट आर डायरेक्टली अटैच टू इट इनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद रहता है ना। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए था, प्लस एनायन या फिर एनायन या कैटायन, जो भी यहाँ पर जो चार्ज है ना आयन, हाँ प्लस या माइनस, वो भी ऐड करना चाहिए था। दिस हैड बीन कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं या फिर फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ऐसे आगे में दिया हुआ है फिर इसका डिफिनेशन। इट बिहेव एज ए सिंगल यूनिट, ये पूरा का पूरा एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। बिकॉज द लीजेंड प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर हेल्ड टाइटली बाय द मेटल आयन, ये जो मेटल आयन है ना, मेटल आयन के द्वारा टाइटली जोर से ये बंधा हुआ रहता है। यहाँ पर देखो दोनों में डिफरेंस लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले पहला डिफरेंस देखो, पहले वाला में पूरा डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज द कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इंक्लूड, देखो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, दैट इंक्लूड्स द सेंट्रल एटम, लीजेंड, बस ठीक है ना, एक सेंट्रल एटम है और लीजेंड है। इसमें देखो क्या है, सेंट्रल एटम, लीजेंड, एलॉन्ग विथ, साथ में नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द कंपाउंड, इसमें तीन चीज। जो स्फीयर है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, स्फीयर में तीन चीज रहेगा, एंटिटी में दो चीज रहेगा। इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नॉट मेंशन्ड इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एंटिटी में इलेक्ट्रिकल चार्ज मेंशन नहीं रहता है, इसमें वो मेंशन रहता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है ApCN6, यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर वाला सारा कुछ लिखा हुआ है और चार्ज नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वाला सारा चीज है, साथ में एक तो चार्ज है, ये दोनों में फर्क हो जाता है। उसके अलावा और भी यहाँ पर एग्जांपल दिया है, द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इतना इस, मतलब इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, सिर्फ इतना दूर तक, अंदर वाला सारा ना, COCl2 NH3 होल 4। द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ इतना, अगर इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करेंगे तो ये देखो, एक क्लोरीन में माइनस चार्ज, तो इसमें प्लस होगा, यहाँ पर देखो प्लस चार्ज के साथ लिखा हुआ है। तो स्फीयर हम लोग का थोड़ा सा बड़ा होने वाला है जो एंटिटी होगा उससे। उसके बाद 3.6 है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन जनरली ये स्ट्रक्चर बताता है किस चीज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। एक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन इन द स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब एक तरह का भौगोलिक अरेंजमेंट है ऑफ द लीजेंड एटम, ठीक है, लीजेंड एटम का अरेंजमेंट। यहाँ पर देखो ये सारा लीजेंड एटम का अरेंजमेंट दिखाया है, कहाँ पर कैसे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, एक प्लेन में होगा या फिर अलग अलग प्लेन में होगा, वो हम लोग जान जाएंगे, आगे पढ़ेंगे कि हाँ आगे पढ़ना है। लीजेंड एटम दैट आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम, मतलब एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें दिखाया जाता है सेंट्रल एटम को और साथ में सारे लीजेंड को। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया CONH3 होल 6, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो जान जाएंगे, वहां पर बताया गया है कि ऑक्टाहेड्रल क्यों होगा, देख के हम लोग पहचान जाएंगे। अब ऑक्टाहेड्रल का शेप कैसा होता है, देखो ऑक्टाहेड्रल चार्ट एक प्लेन में है, 4 एटम, एक एटम ऊपर एक एटम नीचे है। तो यहाँ पर ये चारों अमोनिया जो है ना, एक प्लेन में है, एक अमोनिया ऊपर है, एक अमोनिया नीचे है। उसके बाद NaCO4 जिसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, और PtCl4 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। अब टेट्राहेड्रल शेप देखने में कैसा होगा, तो वो भी देखो यहाँ पर NaCl4 का स्ट्रक्चर दिखाया है, ठीक है ना। ए सेंट्रल एटम हो गया निकेल, ये तुम्हारा क्या हो गया कार्बन, और ये हो गया ऑक्सीजन, है ना। ये टेट्राहेड्रल, 3 गो एक प्लेन में, ये ऐसे बनेगा, हाँ, और एक ऊपर उठा हुआ है, हाँ, मतलब एक प्लेन में ऐसे है और फिर एक को ऊपर उठा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। PtCl4 ये स्क्वायर प्लेनर है, मतलब सबके सब एक ही प्लेन में रहेगा, है ना, एक प्लेन में सबको दिखाया हुआ है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करेंगे, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, पता चल जाएगा। इट विल डिफाइन द चार्ज दैट द सेंट्रल मेटल इज ऑन, मतलब सेंट्रल मेटल के एटम के ऊपर कितना चार्ज है ना, सबका चार्ज, मतलब ओवरऑल चार्ज मिला करके 0 होना चाहिए। अब सबका हम शुरू से कैलकुलेट करते चलेंगे, यहाँ पर देखो ना एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। FeCN6 K4 है ना,
तो K4 पर क्या हो जाएगा, K4 पर प्लस चार्ज होता है, पोटेशियम पर प्लस चार्ज है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है पोटेशियम, तो 4 हो तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, मतलब इस पर -4 चार्ज हो गया टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Ap पर अभी हम लोग x मान करके चल रहे हैं, ठीक है, Cn पर -1 चार्ज होता है, ठीक है, तो टोटल ओवरऑल -4 होना चाहिए। x मान लिए हम लोग आयरन का और 6 गो Cn का, तो 6 इंटू -1। अब ये सारा याद रखना होगा, Cn पर कितना होता है, पोटेशियम पर कितना होता है, वो ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा बहुत कंपाउंड है, वो तुम लोग को याद हो जाएगा, वो एक दो बार देख लोगे ना, और क्लास 9th में पढ़ना था वो सब, तो हम चार्ट दे देंगे तुम लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पर -6, अब इसको सॉल्व कर लो, तो x - 6 इज इक्वल टू -4, तो x बराबर +2, ये +2 चार्ज हो गया इसके ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक सिंपल है, अगर एक ही तरह का लीजेंड सब में जुड़ा हुआ है ना, नाम से ही पता चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक। एक ही तरह का लीजेंड जुड़ा होगा, जैसे अमोनिया, तो सब अमोनिया ही है। अब यहाँ पर Cn, तो सारा का सारा 6 Cn है। कभी कभी क्या होता है ना कि डिफरेंट टाइप का एटम उसमें आ जाता है, जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है ही, यहाँ पर देखो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया, होमोलैप्टिक हो गया। और वही अगर यहाँ पर देखो 4 गो अमोनिया या 2 गो क्लोरीन है, तो 2 अलग अलग लीजेंट हो गया ना, तो इसको बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक। तो होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक हो गया। यहाँ पर आप फिगर दिया हुआ है दोनों का। हाँ, ए CO सब में है ना, होमोलैप्टिक हो गया। चटला बना रहा है। हाँ, उस साइड हम लोग शेप नहीं देखना है, ये देखना है होमो है कि हेट्रो है, तो ये वाला होमो हो जाएगा क्योंकि सब में CO ही ज्वाइंट है। और यहाँ पर देखो अमोनिया अमोनिया के साथ 2 गो क्लोरीन ज्वाइंट है, तो ये वाला हेट्रो हो गया, ये होमो ये हेट्रो, है ना। थोड़ा सा और डिफरेंस कुछ कुछ दिया हुआ है। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स आर केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग आइडेंटिकल रिएजेंट, सारे के सारे रिएजेंट आइडेंटिकल होंगे, जैसे सारा का सारा CO उसमें, इसमें डिफरेंट होगा। सिमिलर रिएजेंट आर प्रेजेंट, ठीक है, उसमें सिमिलर है, इसमें डिफरेंट है, क्लोरीन अलग आ गया। इसका कॉम्प्लेक्सिटी लो होता है, कम कॉम्प्लेक्स होता है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है, हम लोग का खत्म हो गया। ऐसा 3 पार्ट है, ठीक है ना। पहला पार्ट में ये पढ़ लिया, दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, नेमिंग कैसे करना है, और तीसरा पार्ट में इसका कुछ स्ट्रक्चर कैसे बनता है, थ्योरीज है 2-3, वो पढ़ना है। 3 क्लास का है तुम्हारा। देखो आज हम लोग सीख लेंगे नोमेनक्लेचर, मतलब नेमिंग इसका कैसे करना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बहुत सारे आइटम है, किसका नाम पहले देना है, किसका बाद में देना है। तो सबसे पहले पहला रूल है, इसमें टोटल हम लोग 11 रूल सीखेंगे, ठीक है। 11 रूल से हम लोग का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला रूल है कि कटायन आर नेम्ड बिफोर एनायन। अगर मान लो कि कहीं पर क्वेश्चन देता है और उसमें 2 ठो, जैसे यहाँ सोडियम है और एक तो ये वाला पूरा है, ठीक है। सोडियम पर +1 चार्ज होता है और इस पर -1 चार्ज है। यहाँ पर 2 मेटल दिख रहा है, एक कोबाल्ट और एक सोडियम। सवाल है कि पहले कोबाल्ट लिखे कि पहले सोडियम लिखे, तो सोडियम पर +1 चार्ज जो पॉजिटिव होगा ना, उसको हम लोग पहले लिखेंगे, इसलिए पहले यहाँ पर यूज क्या किया है, सोडियम, है ना। पहले कोबाल्ट यूज नहीं किया है, पहले सोडियम से शुरुआत किया है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है और जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सोडियम से। यहाँ पर क्लोरीन 2 टो है और अमोनिया कितना है, 4 गो। तो यहाँ पर टेट्रा एमाइन किस लिए, क्योंकि 4 अमोनिया है। क्लोरीन 2 है तो 2 डाई क्लोरो, ठीक है, डाई क्लोरो। उसके बाद लास्ट में कोबाल्ट वाला जो बचा ना उसको, ठीक है। तो ये हम लोग ये भी आगे सीखेंगे कि पहले क्लोरीन का लिखेंगे पहले अमोनिया का लिखें, तो आगे क्या स्टेप्स में आएगा। अभी हम लोग को यही सीखना था कि अगर 2 मेटल, अब यहाँ पर देखो SO4 भी है और एक तो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स भी है, रहेगा निगेटिव। तो जब इस पर निगेटिव चार्ज है तो इसको पहले अंदर वाला टेट्रा एमाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट, उसके बाद सल्फेट, है ना। सल्फर पर निगेटिव चार्ज था, तो पहला रूल आसान है, पहला रूल में कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव पॉजिटिव चार्ज देखने से पता चल जाएगा और उसके बाद हम लोग नाम कर देंगे। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज डिनोटेड बाय रोमन नंबर। अब यहाँ पर देखो रोमन नंबर यहाँ भी लिखा हुआ है, 1 और 0 लिखा हुआ है ना। 1 और 0 क्यों लिखा हुआ है, हम लोग क्या करते हैं ना कि ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लेते हैं मेटल का। यहाँ पर कोबाल्ट मेटल है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर जो कुछ भी आएगा ना, अब अमोनिया का यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। और कैसे निकालोगे इसका, देखो हम निकाल के एक तो दिखा देते हैं। अमोनिया का 0 प्लस क्लोरीन का -2,
अच्छा हाँ सॉरी। क्लोरीन का -1 होता है, 2 तो क्लोरीन एटम है तो -2 इक्वल टू सोडियम पर +1 था तो इस पर क्या होगा -1। हम लोग का आना कितना चाहिए -1। और कोबाल्ट का कोबाल्ट का तो हम लोग को पता नहीं है, उसको x लिख लो। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो x -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 और +2, दो में से एक गया 1, इसलिए यहाँ पर 1 यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से एक पता करके कि इस मेटल का जो यहाँ पर मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट यूज हुआ है वो पता करके हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर 0 आया है तो 0 लिखा है। यहाँ पर देखो CuCl है, CuCl के केस में क्या लिखना पड़ेगा, क्लोरीन का -1 तो कॉपर का क्या हो गया +1। तो यहाँ पर हम लोग को जब कंपाउंड लिखेंगे ना नाम तो वहां पर ये +1 दिखाना पड़ेगा कॉमा ब्रैकेट में, है ना, ब्रैकेट में सब जगह दिखाया हुआ है यहाँ और यहाँ। CuCl2 अगर रहा तो क्लोरीन का -2, कॉपर का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। उस तरह से आयरन का यहाँ पर 2 और 3 जो रहेगा आएगा हम लोग वो लिख देंगे। तो ये सिंपल है, पहला दूसरा रूल में कोई डिफिकल्टी नहीं है। पहला रूल कटायन को पहले लिखना है, हाँ ठीक ठीक। पहला रूल कटायन को पहले लिखना है, दूसरा रूल ऑक्सीडेशन नंबर को ब्रैकेट में लिखना है। तो ये दोनों रूल काफी इजी है। उसके बाद अब तीसरा रूल देखते हैं, तीसरा रूल क्या बोल रहा है। सी नंबर में हम लोग को क्या बताया गया है, द नेम ऑफ लिएजेंट आर गिवन फर्स्ट। पहले हम लोग लिएजेंट का नाम लिखते हैं, पिछला वाला में देख रहा था ना, पहले डाइएमाइन टेट्राएमाइन यूज हुआ था। हाँ, जो लिएजेंट जो अंदर में है ना, यहाँ पर इथिलीन डायमीन ये हमारा लिएजेंट है, तो लिएजेंट को पहले लिख दिए फॉलोड बाय द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल, और इसके बाद फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखा जाता है ना। ये यहाँ पर टोटल जो है ना एक पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव आयन है, तो पहले पॉजिटिव वाला को लिखे। पॉजिटिव वाला के अंदर देखेंगे ना, ये स्फीयर जो था उसके कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर एक पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन के अंदर देखेंगे कि लिएजेंट कौन सा है और मेटल कौन सा है, पहले लिएजेंट का नाम बाद में मेटल का नाम, और उसके बाद नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड यहाँ पर एक नेगेटिव आयन है, OH पर -1 चार्ज रहता है, लिख दिए। तो सी नंबर काफी इजी। सी नंबर में क्या बता रहा है, सी नंबर में हम लोग को यही बता रहा है कि अगर लिएजेंट और मेटल दोनों है ना, पहले लिएजेंट लिखेंगे उसके बाद मेटल लिखेंगे, मतलब पहले पॉजिटिव उसके बाद लिएजेंट उसके बाद मेटल। पहले तो लिएजेंट उसके बाद ना पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ना सर। हाँ, मतलब इसमें देख लेंगे कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो पहले लास्ट। अब मान लो कि ए पॉजिटिव रहता तो फिर इसको पहले लिखते, पहले हम लोग को ए चेक करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अगर ए पॉजिटिव रहता तो फिर इधर आ जाता है ना, तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लेंगे, उसके बाद पता चल गया कि ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला में पहले हम लोग जो उसका लीजेंट है उसका नाम देंगे, उसके बाद मेटल का नाम देंगे। सेंटर मेटल। हाँ, और फिर एनायन नेगेटिव वाला। चलो यहाँ तक काफी इजी। चौथा नंबर क्या बोल रहे हैं, द नेम ऑफ लिएजेंट दैट आर एनायन एंडिंग विथ IDE, है ना, जैसे क्लोराइड हो गया फ्लोराइड हो गया। आईडी से याद रखना, आईडी होता है ना, आईडी पासवर्ड, वहां से याद रखना। आईडी हो गया ITE, IT कैसे याद रखोगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक इंजीनियरिंग का ब्रांच होता है, उससे याद रख सकते हो ITE। और तीसरा ईट एटेन वाला से 8 याद रखना, ईट का ही एक फॉर्म है। तो अगर ए सब लास्ट में रहा ना तो ई रिप्लेस हो जाता है, ई रिप्लेस हो करके और उसके जगह पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। यहाँ पर देखो NiCl2, हाँ NiCl2 PPH3 ऑल 2 है, ठीक है। यहाँ पर डाइक्लोरिडो, क्लोरीन था ना, क्लोरीन ना लिख कर क्या लिखा है क्लोरिडो, है ना। क्लोराइड था, क्लोराइड के अंतिम में ई आ रहा है तो ई के जगह पर ओ यूज कर लिया, डाइक्लोराइड ना लिख करके डाइक्लोरिडो। उसके बाद 20 मतलब कि ये वाला 2 बार यूज हुआ है, 20 क्यों यूज होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे यहाँ पर देख लो ये 2 बार यूज हुआ है ना, तो उसके लिए 20। अब सवाल है कि 2 के लिए हम लोग 20 यूज करें कि डाई यूज करें, है ना, कहीं डाई दिख रहा है कहीं 20 दिख रहा है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कब 20 यूज करते हैं कब डाई यूज करते हैं। 20 का मतलब तो 20 मतलब 2 हिंदी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, 20 का मतलब 20 हिंदी में होता है ऐसा ना, 20-20 का। यहाँ पर 20 का मतलब 2 है। ए ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, ए ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन 2 बार यूज हुआ इसलिए 20 यहाँ पर यूज किया है। और लास्ट में मेटल का नाम निकेल, और निकेल के बाद उसका जो वैलेंसी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो लिखना रहता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में लिख दिया गया है। क्लियर है 3 नंबर भी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहेगा, वहाँ वो लगा देना। हाँ, बहुत इजी है। 5 नंबर में बोल रहे हैं ना कि मेनी लिएजेंट्स दैट आर मोलिकुलर कैरी द अनमोडिफाइड नेम।
बहुत सारे जगह पर इसका कोई नाम चेंज नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन है ना, तो डायरेक्ट डाई ऑक्सीजन लिख दो, नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन। ये जनरली कब लिखा जाता है? ये जनरली जब एटम न्यूट्रल हो ना, उस पर कोई चार्ज ना हो। जैसे ऑक्सीजन O2, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, OH पर -1 चार्ज होता है, तो उसको नहीं लिख सकते। न्यूट्रल वाला केस में वो डायरेक्ट ही लिखा जाता है। यहाँ पर कोई न्यूट्रल नहीं है, देखो क्लोरीन पर -1 चार्ज है, इसलिए क्लोरिडो। जैसे यहाँ हाइड्रोक्साइड है, ये यहाँ पर हाँ, जैसे लास्ट में ई आया तो वो लगा देंगे। नहीं, इसमें क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये रिएजेंट है ही नहीं, ये बाहर है कॉम्प्लेक्स ऑफ स्फीयर का। तुम जब लिखोगे ना यहाँ पर ऐसे, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ स्फीयर हो गया, में तो ई आ रहा है ना। देखो ना, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ स्फीयर हो गया ना, हाँ। OH यहाँ पर है। हम जो रूल पढ़ रहे हैं ना, हम लोग वो इसके अंदर वाला के लिए पढ़ रहे हैं। लीजेंट, ये लीजेंट नहीं है, बाहर का है। लीजेंट तो अंदर में रहेगा तब ना होगा। हम लोग जो ये रूल पढ़े हैं ना, वो उसके लिए पढ़े हैं ना, जो अंदर है, लीजेंट है वो। लीजेंट के अंदर में हाँ, ये हाइड्रोक्साइड हम लोग का बाहर है, स्फीयर के बाहर है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर है, तो इसके लिए हम लोग नहीं पढ़े हैं रूल, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमीन पर -1 चार्ज था, ब्रोमीडो, आयोडीन, ये सब अंदर रहेगा तब यूज करेंगे, नहीं तो ऐसे क्लोराइड लिख देंगे। ये बाहर क्लोरीन रहता है ना, तो हम लोग क्लोराइड लिखते हैं। यहाँ पर है SO4 सल्फेटो, अंदर में रहने पर सब। यहाँ पर देखो बहुत सारा का नाम दिया गया है, किसके लिए क्या यूज करोगे। क्लोरीन के लिए फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमीडो, आइडो, सल्फेटो। हाइड्रो OH रहेगा तो क्या इसके लिए यूज करेंगे? हाइड्रोक्सो। देखो यहाँ पर हाइड्रोक्सो नहीं यूज किए, क्योंकि ये OH बाहर है। CN के लिए साइनेडो, ऑक्जिलेटो, कार्बोनेटो, एसिटेटो। O2- के लिए ऑक्सो, और O2 के लिए फ्रोक्सो। ये सब का देख रहे हो ना, इतना सारा। अब देखो न्यूट्रल वाला में कुछ कुछ के लिए हम लोग नाम चेंज करके यूज करते हैं। उसका एग्जांपल A4 है। अमोनिया के लिए अमोनिया ना लिख करके एमाइन। जनरली न्यूट्रल का सेम नाम दे दिया जाता है, लेकिन ये 4 एक्सेप्शन है। अमोनिया के लिए एमाइन, हम लोग देख रहे थे ना पीछे, जितना जगह था सब जगह एमाइन लिखा हुआ था, है ना। यहाँ पर डाई एमाइन। वाटर के लिए एक्वा यूज करते हैं, है कहीं वाटर वाला एग्जाम्पल हम लोग नहीं किए हैं ना, आगे मिलेगा इसका एग्जाम्पल। CO के लिए कार्बोनाइल यूज करते हैं। NO के लिए निट्रोसाइल यूज करते हैं, नाइट्रोसाइल हो जाएगा, है ना। ये 4 एक्सेप्शन है, बाकी सबका सेम नाम दे दो। ऑक्सीजन के लिए डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन। पायरिडीन, ये पायरिडीन का फॉर्मूला है, और ये इथाइल डाइमीन, ठीक है, इथाइल डाइमीन। उनको इसमें दिक्कत हो सकता है ना, कार्बन वाला में। ऐसे तो नॉर्मली सबका सेम ही रहता है। कार्बन वाला में जैसे यहाँ पर C2, मान लो यहाँ पर इथाइल के लिए 2 कार्बन, C2H4 यूज किया है, अब कहीं पर C3H6 ऐसे करके यूज कर सकता है, तो वो फिर ऑर्गेनिक का पार्ट हो गया। हम लोग वहां पर सीखेंगे कि नाम क्या है। हाँ, ऑर्गेनिक वाला में इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे उसमें सीखेंगे सारा कि कैसे किसका नाम डिसाइड होगा। चलो यहाँ तक तो सारा कुछ इजी है। 5 रूल हम लोग पढ़ लिए, 5 में कुछ डिफरेंट नहीं था। 5 एक बार रिपीट कर लें। पहला पढ़े हम लोग कि कटायन का नाम पहले देंगे, एनायन का बाद में। दूसरा क्या पढ़े? तीसरा पढ़े लीजेंड। सेकंड नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लास्ट में लिख देते हैं मेटल के बगल में। तीसरा लीजेंड के बारे में पढ़ेंगे। लीजेंड को क्या करना है? पहले फर्स्ट लिखना है, उसके बाद फिर सेंटर। हाँ, पहले लीजेंड को लिखना है और बाद में मेटल को लिखना है, सेंट्रल मेटल को लिखना है। चौथा पढ़े कि अगर लास्ट में ई रहा, एनायन वाला केस में, एनायन के केस में अगर लास्ट में ई रहा ना, सारा एनायन है, तो वो लास्ट में जोड़ देना है। पांचवा पढ़े कि कुछ कुछ जो न्यूट्रल होता है ना, उसका नाम जैसे कि तैसे रखा जाता है। तो ये 5 सिंपल है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। 4-5 हो गया। 6 नंबर में क्या बोल रहा है? व्हेन देयर आर सेवरल लीजेंट ऑफ सेम काइंड। अब ये तो हो सकता है ना कि एक ही जगह, यहाँ पर देखो कितना सारा लीजेंट यूज हुआ है, 1 2 3 लीजेंट। अब उसमें पीछे हम लोग पढ़े थे कि पहले लीजेंट का लिखना, अब यहाँ पर लीजेंट 3 हुआ है, तो ये 3 में पहले किसको लिखे, है ना। उसके लिए रूल जानना होगा। वी नॉर्मली यूज द प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा। तो अगर सेम काइंड का रहा ना, तो हम लोग ये प्रीफिक्स दे सकते हैं। पीछे में हम लोग जैसे 2 को 20 पढ़े थे, हाँ ट्राई लिखते हैं हम लोग। हाँ, वही दोनों का फर्क हम लोग इस दोनों में जानेंगे। ए फॉर जी में कब 20 यूज करना है, कब डाई यूज करना है। ट्राई 3 के लिए होता है, 3 के लिए ट्राई या फिर ट्रीस। हम लोग ट्राई लिखे या फिर ट्रीस लिखे, ये कंफ्यूजन है, उसको दूर करना है, जो इस स्लाइड में हम लोग करेंगे। ट्राई 3 के लिए हो गया, डाई हो गया 2 के लिए, डाई और 20 2 के लिए, ट्राई और ट्रीस 3 के लिए, 4 के लिए क्या है यहाँ पर टेट्रा या फिर टेट्राकिस ऐसे करके होता है। तो कब कब यूज करेंगे वो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो बोल रहा है ना कि कोई चीज, वी नॉर्मली यूज द प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा टू शो द नंबर ऑफ लीजेंट दैट टाइप।
बोल रहा है कि अगर बहुत सारा रिएजेंट यूज हुआ है ना, बहुत सारा दो तरीके से बोला जा सकता है। एक बहुत सारा की अलग अलग सब यूज हो रहा है, जैसे एगो क्लोरीन हो गया, एगो CO हो गया, एगो NH हो गया, और एक तो ये भी होता है कि 3 4 5 यूज हो रहा है। यहाँ पर दोनों ही हुआ है, ठीक है ना, देख रहे हो ना। पहले तो इस मायने में डिफरेंट है, ये सब अलग अलग है। और एक सेवरल रिएजेंट, सेवरल मतलब बहुत सारा, अमोनिया का 3 यूज हुआ है, CO का 2 यूज हुआ है, क्लोरीन का 1 यूज हुआ है। तो इस केस में हम लोग सिंपल डाई ट्राई ये सब लगा देंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर ट्राई एमाइन, 3 गो एमीन था। अभी भी एक कंफ्यूजन रह गया है हम लोग का कि तीनों में पहले किसको लिखे, है ना। पहले तो स्टार्ट नहीं, Fe तो मेटल है, Fe तो शुरू में होगा नहीं, वो तो लास्ट में ही होगा। हाँ तो पहले CO से कर सकते हैं। हाँ, यहाँ क्लोरीन से करे या CO से करे, फिर अमोनिया। ये हम लोग आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे कि पहले किसको लिखे, ठीक है। नहीं है वो इस स्लाइड में ही नहीं, वो अगला स्लाइड में है, पहले किसको लिखे। यहाँ पर देखो, पहले एमाइन यूज किया क्योंकि A से स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद डाई कार्बोनाइल यूज किया, डाई मतलब 2, कार्बोनाइल का यहाँ पर 2 ग्रुप था। C दूसरा नंबर पर आता है, A के बाद C, इसलिए कार्बोनाइल यूज किया है। थर्ड नंबर पर क्लोरो, क्लोरीन क्या है, एक तो है ना, एक क्लोरो है तो एक क्लोरो यूज किया। फिर उसके बाद आयरन, और आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये दोनों में देखो, कार्बोनाइल और क्लोरो में पहले कौन लिखाएगा, ये C के बाद, C तो दोनों में है। हाँ। इसमें A है और इसमें H है, तो पहले CA वाला लिखाएगा। ये समझ में आ गया। यहाँ पर देखो, एक्वा कितने बार यूज हुआ है, 4 बार। टेट्रा एक्वा, ठीक है, ये पहले आता है टेट्रा एक्वा। फिर क्लोरीन कितना बार यूज हुआ है, 2 बार, डाइक्लोरो क्रोमियम। फिर क्रोमियम का जो वैलेंसी है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो, काम खत्म। चलो डाई ट्राई वाला तो समझ में आ गया कब लिखना है। अब 20 ट्रीस कब लिखना है। An exception occur when the name of the reagent include a number, for example as ethylene diamine। अब जब इथिलीन डायमीन कहीं पर दिया हुआ है, ठीक है, अब कोई सेंट्रल एटम है, ठीक है, अब सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हुआ है इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन क्या होता है ना, कि जैसे मान लो Fe है, उसमें इस तरह से इथिलीन डायमीन होता है, ऐसे, मतलब यहाँ पर एक तो अमोनिया रहेगा और एक तो यहाँ पर रहेगा, ये दोनों आयरन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अब डाइएमीन, 2 एमीन है तो डाइएमीन तो पहले ही यूज कर लिए। अब सोचो कि ऐसा ही एक और कंपाउंड इसके साथ कनेक्टेड है ना। यहाँ पर एक तो ऐसे कर लो इसको, ये इथिलीन डाइमीन जो है ना, Fe में 2 बार लगा हुआ है। तो अब क्या करें, अब डाई तो हम पहले ही यूज कर चुके हैं, अब दोबारा डाई यूज नहीं कर सकते, तो उस केस में हम लोग 20 यूज कर लेते हैं कि ये चीज जो है ना 2 बार लगा हुआ है सेंट्रल मेटम से। इसका एग्जांपल हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। टू अवॉइड कंफ्यूजन इन सच केसेस 20 ट्रीस और टेट्राकिक्स आर यूज इंस्टेड ऑफ डाइट्राई एंड टेट्रा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम लोग आगे देखने वाले हैं। इस तरह का बहुत सारा बाइडेंटेंट इसको कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है, बाइडेंटेंट, 2 दांत वाला, इसका 2 दांत है जो सेंट्रल मेटल को पकड़े हुए हैं। तो बाइडेंटेंट या मोनोडेंट या फिर पॉलीडेंटेंट जब रहेगा ना, जिसका 2 दांत है या 2 से ज्यादा दांत है, तो उस केस में जरूरत पड़ता है 20 ट्रीस और टेट्राकिक्स का। अब एक बार समझ लो कि मोनो, बाई और पॉलीडेंटेंट होता क्या है, तो यहाँ पर नोट करके इसको हम दे दिए। सबसे पहले मोनोडेंटेट रिएजेंट, जिसका 1 दांत होता है। अभी तक पीछे जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सारा मोनोडेंटेट 1 दांत वाला था। ये फर्स्ट टाइम पर है 2 दांत वाला। The term monodentate can be translated as one tooth, एक दांत वाला को मोनोडेंटेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंट्रल मेटम है, ये मान लो कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो C सब में 1 दांत से जुड़ा हुआ है, रेफरिंग टू द reagent binding central through one atom, ठीक है, 1 atom के थ्रू जुड़ा हुआ है। Some example of monodentate reagent are chloride ion, क्लोरीन डायरेक्ट अकेले जाकर के अटैच होगा। रेफर टू द क्लोरो व्हेन इट इज रिएजेंट, रिएजेंट रहता है क्लोरो, क्लोरिडो, क्लोरिडो हो जाएगा ना, रेफर टू एज क्लोरिडो होना चाहिए व्हेन इट इज रिएजेंट। वाटर, वाटर में एक्वा यूज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन में हाइड्रोक्सो यूज करते हैं, अमोनिया में एमाइन यूज करते हैं। तो ये सारा मोनोडेंटेड है, अमोनिया हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, उसका दोनों का अमोनिया NH3, तो अगर एगो है तो एगो जाकर सेंट्रल एटम से ज्वाइंट करेगा। अमोनिया, अमोनिया एमाइन बताया था ना कि न्यूट्रल एटम है, एक्सेप्शनल वाला है। एक्वा, एमाइन, ये सब एक्सेप्शनल में था। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, मोनोडेंटेट समझ में आ गया। अब थोड़ा बाइडेंटेट देख लो, क्योंकि ये वाला सब हम लोग को बाइडेंटेट में ही यूज करना है। ये देखो यहाँ पर बाइडेंटेट, 2 दांत दिख रहा है, 2 ठो इसका जो एटम है ना वो कनेक्टेड है सेंट्रल मेटल के साथ। ये वाला अमोनिया भी कनेक्टेड है,
ये वाला अमोनिया भी कनेक्टेड है, इसी को बाइडेंटेट बोलते हैं। बाइडेंटेट रिएजेंट हैव टू डोनर एटम, दो डोनर एटम होता है व्हिच अलाउ देम टू बाइंड टू ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन। यहाँ पर क्या होगा, दो डोनर एटम रहेगा जिसका लोन पर इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डेड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। कॉमन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट रिएजेंट आर इथिलीन डायमीन, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, ये वाला इथिलीन डायमीन। मीथेन इथेन, दो कार्बन मतलब इथिलीन, डायमाइन मतलब कि दो अमोनिया। हाँ, एक कार्बन मतलब मीथेन, दो मतलब इथेन। इथेन से ये वाला इथेनाइल हो गया है, इथिलीन हो गया है, इथिलीन डायमीन, दो अमोनिया ग्रुप जुड़ा हुआ है। एंड द ऑक्जिलेट आयन, यहाँ पर जो है ऑक्जिलेट आयन का एग्जांपल है। ठीक है, ऑक्जिलेट आयन यहाँ पर जाकर के देख रहे हो ना, चार चार वो ऑक्जिलेट आयन है यहाँ पर जाकर के इसके साथ जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटम के साथ। सॉरी, डॉट होना चाहिए ना, बाइडेंटेंट है इथिलीन और ऑक्जिलेट आयन। हाँ है तो बाइडेंटेंट है, इसका दो दांत इसके साथ कनेक्टेड है ना, पर ऐसा ऐसा कितना है, एक दो तीन चार गो है ना। तो इसमें क्या था, टेट्राविश था, टेट्राकिस उसमें चार गो है, तो टेट्राकिस हम लोग यूज कर लेंगे। बाइडेंटेंट है लेकिन कितने एटम है, चार एटम कनेक्टेड है, तो टेट्राकिस हम लोग इसमें यूज करेंगे, नाम लिखते इसमें। उसके बाद एक होता है पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट में बहुत सारा दांत रहेगा, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, एक ही कंपाउंड है, छह तरफ से इसको घेरे हुए है सेंट्रल मेटल को। पॉलीडेंटेड नंबर ऑफ एटम यूज्ड टू बॉन्ड द सेंट्रल मेटल, इसका एग्जांपल है EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इसका फुल नाम है। EDTA हेक्साडेंटेड रिएजेंट, इसमें कितने होंगे, 6 दांत होंगे जो कि सेंट्रल मेटल को पकड़े हुए रहेगा। ये पॉलीडेंटेड रिएजेंट का एक एग्जांपल हो गया। चलो बाइडेंटेड समझ लिए। बाइडेंटेड से रिलेटेड हम लोग कितना हो गया, 5 और 2 7 रूल हो गया ना, 4 रूल और इसका एग्जांपल और दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। बाइडेंटेट वाला का नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर है बाइडेंटेट और उसका नेमिंग किया हुआ है। देखो यहाँ पर ये वाला इथिलीन डायमीन है ना, चार वाला इथिलीन डायमीन है, एक दांत दो दांत, एक एटम का दो दांत, दूसरा मोलिक्यूल का दो दांत, तो टोटल 20, दो ही ना। इथिलीन डायमीन 2 बार यूज हुआ, अमोनिया 4 बार यूज हुआ है, एक कंपाउंड के अंदर 2 अमोनिया, इसलिए बाइडेंडेंट है, दोनों सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है। तो 20 पहले, 2 है इसलिए 20, और OH जो है वो तो बाहर में है, तो हाइड्रोक्साइड तो बाद में लिखेंगे। तो 20 इथिलीन डायमीन, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो, और लास्ट में हाइड्रोक्साइड जो कि निगेटिव है ना। पहले पॉजिटिव वाला लिख दी, उसके बाद निगेटिव। इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक देखो, एक तो शॉर्ट फॉर्म है, सबको याद रखने का। क्या क्या याद रखना है नेमिंग करते समय, पहला है नेम द कटायन बिफोर द एनायन, कटायन से पहले, एनायन से पहले कटायन का नाम दो, सही है, पढ़ लिए हम लोग। नेम रिएजेंट इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, ये भी बता दिए, हालांकि आगे लिखा हुआ है, फिर अभी लिखा हुआ नहीं, हम ऐसे बता दिए थे तुमको, लेकिन लिखा हुआ आगे मिलेगा। रिएजेंट्स हैव ए न्यूमेरिकल परफिक्स, रिएजेंट का न्यूमेरिकल परफिक्स यहाँ पर देख रहे हो ना, न्यूमेरिकल परफिक्स भी सब यूज हुआ है। आफ्टर रिएजेंट सेंट्रल मेटल एटम इज नेम, पहले रिएजेंट का नाम लिखते हैं फिर सेंट्रल मेटल का, सही है। न्यूट्रल रिएजेंट आर गिवन सेम नेम, न्यूट्रल अगर रहा जैसे अमोनिया तो एमाइन है ना, वाटर है तो एक्वा, ऑक्सीजन है तो डाइऑक्सीजन, एक्सेप्शनल था अमोनिया के एमाइन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गया, वाटर का भी तो एक्वा, हाँ। तो वो सारा डाइऑक्सीजन डाइनाइट्रोजन ये सब डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, उसमें चेंज नहीं करते हैं, तो वो सब यहाँ पर यूज हुआ नहीं है, चलो उसको छोड़ दो। अमोनिया का एमाइन है, न्यूट्रल था लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्शनल वाला है, इसलिए हम लोग अमोनिया न लिख करके एमाइन लिख रहे हैं। द रिएजेंट आर नेम्ड अल्फाबेटिकली इग्नोरिंग द परफिक्स बीस, और अगर रिएजेंट में 20 मत लगाना, तो रिएजेंट में हम लोग नहीं लगाते हैं, डायमीन है, डाई लिखा हुआ है, वो बाहर में लगाते हैं। एनायनिक रिएजेंट आर गिवन नेम दैट एंड विद द लेटर O, एनायनिक वाला को जो भी रहता है, जैसे क्लोरीन तो क्लोरिडो, क्लोराइड का क्लोरिडो, ऑक्साइड का मतलब ब्रोमाइड का ब्रोमिडो, तो वो चीज यहाँ पर बोला है कि O लगा देना, ठीक है, एनायन में O लगा देंगे। When the coordination entity is anion, the name of metal is altered, हाँ एक तो है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर तुम्हारा एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी निगेटिव रहा ना, हम लोग अभी तक जितना सारा आया है ना, सब में देख रहे हो ना, पहले यूज किए हैं कोऑर्डिनेशन वाला, अब बाद में इधर वाला, मतलब अभी तक जितना केस हम लोग देखे हैं ना, सब में एक पॉजिटिव था हम लोग का, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज,
तो अभी तक ए वाला हम लोग यूज नहीं किए, लेकिन आगे मिलेगा। अगर गलती से ए वाला रह गया निगेटिव, हाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखते हैं, सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर ए निगेटिव रहा तो क्या क्या चेंज करना होगा? पहले तो इसको पहले लिखना होगा स्टार्टिंग में, उसके बाद ए तो लिखना ही होगा। कॉपर जो है ना, कॉपर के लास्ट में ATE लगाना पड़ेगा। हाँ, जिसमें ए वाला निगेटिव रहा ना पूरा ए वाला, बाद में तो लिखाएगा ही लिखाएगा, साथ में जो यहाँ पर मेटल है ना उसमें जोड़ना पड़ेगा ATE। वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। देखो आ ही गया, यही वाला रूल हम बोल रहे थे। इफ एन आयन इज ए कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स अगर निगेटिव रहा आयन, अभी तक हम लोग जो पढ़े थे सारा पॉजिटिव था, लेकिन अगर निगेटिव रहा तो उस केस में मेटल इंड विथ ATE। जैसे यहाँ पर इस पर -2 चार्ज है, निगेटिव है, तो यहाँ पर यूज हुआ है निकलेट, ATE लगा दिया लास्ट में। ठीक है, एक बाइंडर केस कम मिलता है, लेकिन अगर मिला तो इसको यूज करेंगे। लेड के लिए प्लम्बेट, ऑरेट, जिंकेट, टीन के लिए स्टैनेट, सिल्वर के लिए आर्गेनेटेट, इस तरह से सबका होगा। इसका एग्जांपल अगला स्लाइड में होगा। एक तो एग्जांपल देख ही लिए यहाँ पर ना, आयरन के लिए फेरेट यूज हुआ, एल्युमिनियम के लिए सबका उसी तरह से, कॉपर के लिए क्यूपरेट है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट, इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन 2 और मोर मेटल एटम, ठीक है, अगर 2 या 2 से ज्यादा मेटल एटम रहा, ये आई हो गया ना, पिछला H था रूल। नेक्स्ट रूल है, कहीं कहीं पर क्या होता है ना, 2-2 मेटल यूज होता है। अभी तक हम जितना देखे सब एक मेटल वाला था, सेंट्रल मेटल एक पीस था। लेकिन अगर 2 ठो रहा ना सेंट्रल मेटल, तो थोड़ा सा रूल में चेंज आएगा। इसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियर बोलते हैं। क्या रूल में चेंज आएगा? द ब्रिजिंग रिएजेंट व्हिच लिंक द 2 मेटल, यहाँ पर देखो क्रोमियम क्रोमियम, इसको लिंक कौन कर रहा है? OH। तो ब्रिजिंग रिएजेंट, इसी को बोलेंगे ब्रिजिंग रिएजेंट, ये हमारा ब्रिजिंग रिएजेंट है। एटम्स टुगेदर आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स। तो यहाँ पर जो एटम्स एक साथ जो लिखाएगा ना, वो किस चीज के साथ? म्यू नाम के साथ लिखाएगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्सो है ना, हाइड्रोक्सो में यहाँ पर म्यू हाइड्रोक्सो यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा ब्रिजिंग रिएजेंट इसमें से गायब है ना, तो इसमें म्यू यूज नहीं किए हैं। मेटल 2 बार, हाँ यहाँ पर भी सेंट्रल एटम 2 बार है, सेंट्रल मेटल जो है ना 2 बार यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा ब्रिजिंग रिएजेंट गायब है, इसलिए म्यू यूज नहीं किए इसमें। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एजेंट है, इसलिए म्यू यूज किए हैं। तो इसका नाम हो गया म्यू हाइड्रोक्सो 20 पेंटाएमाइन। पेंटाएमाइन देखो 1 बार 2 बार, 2 बार यूज हुआ है। 20 पेंटाएमाइन क्रोमियम, क्रोमियम का जो चार्ज था लिख दिया, और फिर लास्ट में क्लोराइड। हाँ, तो डाई तो तब यूज करना है ना जब पेंटा यहाँ पर यूज हुआ है, 5 गो है तो पेंटा यूज कर लिया। तो यहाँ पर तो दिख रहा है क्रोमियम के साथ अमोनिया, एक तो यहाँ कनेक्टेड है, एक तो यहाँ कनेक्टेड है, और पूरा रिएजेंट 2-2 बार कनेक्टेड रहेगा ना, तब इसका और एग्जांपल आगे देखेंगे, ठीक है ना, आगे और मिलेगा। यहाँ पर 5 बार यूज हुआ है CO, तो CO 5 बार तो पेंटा कार्बोनाइल हो गया, और ये बाइडेंटेड है, मतलब 2 दांत इसका पकड़े हुए हैं MN को, तो उसके लिए यूज किए, ठीक है ना। वो देख लेंगे कि उसका कितना दांत, कितना बार वो यूज हुआ है। मैंगनीज, ठीक है, ये भी ठीक है। और आगे देखो एग्जांपल, एक तो और लास्ट वाला है, ग्राहमा वाला है, ठीक है ना। उसके बाद एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एम्बिडेंट रिएजेंट में बी अटैच थ्रू डिफरेंट एटम। कभी कभी होता क्या है ना कि जो मेटल एटम होता है ना, सेंट्रल मेटल, उससे जैसे NO2 ही है, यहाँ पर N जुड़ा हुआ है M के साथ, लेकिन यहाँ पर O जुड़ा हुआ है M के साथ, उस केस में नाम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग को देखना होगा कि जो फोटो फिगर बना करके देखा दिया है, उसमें N सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, फिर ऑक्सीजन O जुड़ा हुआ है। अगर N जुड़ा हुआ है तो नाइट्रेटो N लिखेंगे उसका नाम, और अगर O वाला जुड़ा हुआ है तो नाइट्रेटो O लिखेंगे। उसी तरह से अगर एशियन है ना, तो एशियन में S भी M से जुड़ सकता है, N भी जुड़ सकता है। अगर S जुड़ा हुआ रहा तो उसका नाम थायोसाइनाइटो देंगे, और अगर N जुड़ा रहा तो आइसोथायोसाइनेट देंगे। एक तो रूल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना रहता है कि कौन सा एटम उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक तो जो बहुत कम यूज होता है, ये याद रखना है। यहाँ पर एक तो देख लो, कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ EN कितना बार जुड़ा हुआ है? 4 बार। इथिलीन डायमीन डाई तो अंदर में यूज हो गया, चलो ठीक है, लेकिन ये कितने सारे हैं? EN 4 ठो है, तो यहाँ पर टेट्राकीस हम लोग यूज कर लिए। अब यहाँ पर ब्रिज है, C और C के बीच में एक ब्रिज है। अब ब्रिज रिएजेंट के रूप में एक अमोनिया है और एक तो हाइड्रोक्साइड है, OH है।
तो म्यू हाइड्रोक्सो, OH के लिए म्यू हाइड्रोक्सो और अमोनिया के लिए म्यू इमिडो, ठीक है। और उसके बाद जो तुम्हारा नाम है कोबाल्ट, कोबाल्ट, दोनों कोबाल्ट था, डाई कोबाल्ट, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म। एक बार वीडियो फिर से देख लेना सारा, ये वाला कम यूज होगा। देखो ना इधर हम लोग एग्जांपल 4-5। आई में क्या रूल चेंज हुआ है, आई में वो देखना होता है, ये तो जे वाला है, आई वाला में म्यू यूज करना है। अगर ब्रिज लीजेंट मिला तो ब्रिज लीजेंट में कोई दिक्कत नहीं, म्यू लिख देंगे हाइड्रोक्सो। When writing the formula of complex ion should be enclosed by a square bracket। ये तो कॉम्प्लेक्स वाला स्क्वायर ब्रैकेट में बंद रहता है, पता है ना, ये तो हम लोग स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वाला इस तरह से बंद रहता है। लीजेंड आर प्लेस्ड आफ्टर मेटल इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये देखो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है कि लीजेंड जो होते हैं ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। लीजेंड आर प्लेस्ड आफ्टर मेटल इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर बट फर्स्ट निगेटिव लीजेंड। जैसे अब यहाँ पर देखो ये वाला गलती क्यों हो गया, एक्वा है और एमाइन है, तो पहले कौन होना चाहिए, एम पहले आ रहा है ना अल्फाबेटिकल में, AQ तो बाद में आएगा, ए तो दोनों में है, तो ए वाला अल्फाबेटिकली पहले होना चाहिए, इसलिए रॉन्ग लिख रहा है। यहाँ पर देखो यहाँ पर सुधार दिया। अब यहाँ पर देखो CN और अमोनिया था, तो अमोनिया पर 0 होता है, न्यूट्रल एटम है, चार्ज 0 होता है, और CN पर -1 चार्ज होता है। तो लीजेंट के अंदर एक चीज ध्यान रखना, एक बाहर और एक अंदर। लीजेंट की जब हम लोग अंदर की बात कर रहे हैं ना, तो पहले निगेटिव वाला को लिखना है। अब पूरा लेकर के पूरा मतलब कॉम्प्लेक्स को लेकर बात कर रहे हो ना, तो वहां पर पहले पॉजिटिव को लिखना है। जैसे इसके बाद अगर कुछ रहता है ना, तो नेमिंग करते समय पहले पॉजिटिव वाला को नेमिंग करते हैं। लेकिन सेंट्रल मेटल से कनेक्टेड जो लीजेंट्स है, इनको अगर अंदर में लिखना हो ना, तो पहले निगेटिव वाला को, बाद में न्यूट्रल और उसके बाद पॉजिटिव, ठीक है। ओवरऑल का रूल अलग है और अंदर जो है ना लीजेंट्स, उसके लिए रूल अलग है, दोनों डिफरेंट हो जाता है नेमिंग करते समय। जैसे मान लो कि पहले पॉजिटिव और बाद में निगेटिव, लेकिन अगर लीजेंट को लिखना है ना, तो पहले निगेटिव फिर न्यूट्रल फिर पॉजिटिव, ये एक को करना है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो ये सारा रूल सारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सारा। चलो ये तो सब एक बार समझा दिए कि ये रूल है, मेन यही रूल का डायग्राम बना हुआ है, इसी को बस इसी को एक बार देख लोगे ना, सारा तुम्हारा समराइज हो जाएगा। और इंडिविजुअल एग्जांपल देखना होगा तो पेज पलट करके सबका इंडिविजुअल एग्जांपल दिया हुआ है। पहला है AgNH36Cl3, क्या लिखोगे पहले यहाँ पर, एमाइन ग्रुप कैट है, छठ है ना, हेक्सा एमाइन। उसके बाद आयरन, लोहा के लिए यूज हुआ है, सेंट्रल मेटल। आयरन का जो एथ था तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट वो लिख दिए। फिर क्लोराइड, यहाँ पर क्लोरिडो नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि क्लोरीन बाहर है, अंदर रहता तब क्लोरिडो लिखते। यहाँ पर देखो 5 गो एमाइन ग्रुप है, पेंटा एमाइन। क्लोरो तो पहले लिखेंगे नहीं क्योंकि क्लोरीन C से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्लोरिडो कैट हुआ है, एक तो क्लोरिडो है, पेंटा एमाइन क्लोरिडो, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, बस हो गया। यहाँ पर देखो टेट्रा, 4 गो एमाइन है ना, टेट्रा एमाइन। सल्फेट है तो सल्फेटो यूज हुआ, कोबाल्ट, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर देखो ये 4 है ना, यहाँ पर दो मतलब कॉम्प्लेक्स है ना, प्लेटिनम के साथ एक तो Py है और एक तो क्लोरीन है। तो Py पर -1 चार्ज होता है, ठीक है, और क्लोरीन Py पर +1, Py पर आई थिंक या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, Py पर +1 चार्ज होता है। कुछ गलत बोल रहे हैं, हाँ Py पर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पर -1 होता है। तो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पर देखोगे ना, क्लोरीन का -4 ना, क्लोरीन पर -1, तो इस पर -4 चार्ज और इस पर +4 चार्ज है ना। क्लोरीन की वजह से -4 इस पर आ गया और इस पर आ गया +4, तो पहले क्या लिखेंगे, प्लस वाला को लिखेंगे। तो देखो तो डी का कहाँ पर है, ए वाला। टेट्रा, 4 गो Py यूज हुआ है, टेट्रा पायरिडाइन है ना, टेट्रा पायरिडाइन प्लैटिनम, पहला का काम खत्म। उसके बाद दूसरा वाला, अब दूसरा वाला निगेटिव है तो प्लैटिनम, इसमें भी ATE भी जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर तो प्लैटिनम जैसे था वैसे लिख दिया, लेकिन यहाँ जोड़ना पड़ेगा। टेट्रा, 4 क्लोरीन था, क्लोरिडो प्लैटिनेट, ATE जोड़ दिया। यही चीज हमने जैसे यहाँ जोड़ दिए कि किसी में फिर ATE नहीं लगेगा। तो वो चीज एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर है ना।
माइनस है इसलिए ATE जोड़े। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2 रहता ना तो कोबाल्ट में ATE फिर जोड़ना पड़ता। देख रहे हो ना, सब में इस पर पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव है, क्योंकि क्लोरीन पर अगर -3 है ना इस पर +3 होगा, तो वहाँ ATE जोड़ने की जरूरत नहीं है। यही तो हाँ ये भी प्लस है, यहाँ पर -3 ये भी +3 हो गया, इसमें भी नहीं जोड़ेंगे ATE, है ना। तो यहाँ पर देख लो ये इथिलीन डायमीन तो यूज हो ही गया, लेकिन इथिलीन डायमीन कितने बार, 3 बार, तो ट्रीस और उसके बाद क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है। फिर इसका तो हम लोग देख ही चुके हैं, टेट्राक्लोरोसिस्लाइड डायमीन, म्यू हाइड्रोक्सो और म्यू आइडियो, क्योंकि हाइड्रोक्सो ग्रुप 2 ठो है, आयोडीन वाला, ये अमोनिया वाला 2 ठो है, तो म्यू एमिडो डाई कोबाल्ट, 2 बार कोबाल्ट है, क्लियर है ना। देखो इसमें हम लोग वार्नर थ्योरी यहाँ से करना है। वो बोला कि वहां पर जो जितने भी फॉर्मेशन बन रहे हैं ना, इस तरह का जो कंपाउंड बन रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें 2 तरह का वैलेंसी पाया जाता है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें हाँ ये सारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ना, इसमें डायरेक्टली पूछ सकता है कि बताओ इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, ठीक है। तो कैसे उसको पहचानेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल। हम लोग क्या करेंगे, बस इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लेंगे कोबाल्ट का कितना है। जैसे कि व्हाट आर द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ CONH3 होल 6 Cl3। तो अब इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, कोबाल्ट का वैलेंसी पता करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 2 कंपाउंड है, एक कोबाल्ट वाला है और नीचे दोनों सेम ही लिखा गया है ना, दोनों अमोनिया, दोनों सेम ही लिखा गया है। एक तो कंपाउंड ए वाला होगा K4FeCN6 और एक होगा CONH3 होल 4 SO4। तो इन दोनों में वैलेंसी पता करने के लिए हम लोग क्या करें, Fe का जो वैलेंसी होगा ना, Fe का अगर यहाँ पर वैलेंसी 2 आ रहा है ना, तो 2 इसका प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर का 2 आ रहा है, तो जैसे SO4 का -2 होता है, तो SO4 -2 है, तो ये इधर वाला जो कंपाउंड है उस पर क्या हो जाएगा, +2। देखो एक मिनट रुको, जैसे Cu है ना, CuNH3 होल 4 SO4, सेंट्रल मेटल यहाँ पर Cu है ना। Cu का ये पता करना है कि वैलेंसी कितना होगा, तो SO4 पर -2 चार्ज होता है, तो इस पर कितना आ जाएगा, +2 CuNH3 होल 4, यहाँ पर हम लोग का चार्ज आ रहा है +2। अब अमोनिया पर चार्ज टोटल 0 होता है, तो कॉपर पर कितना आ गया, +2, मतलब कॉपर का वैलेंसी कितना है, 2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का होगा वही उसका क्या हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी। मतलब हम लोग को सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर ही पता करना है। यहाँ पर K का कितना हो जाएगा, +4, इधर कितना हो जाएगा, -4, है ना। उसके बाद Cn का देखना पड़ेगा, Cn का -1 होगा, एक बार चार्ट उसका देख लेना, तो x -6 बराबर कितना हो गया, -4, तो x बराबर -4 और +6 कितना आ गया, 2, तो इसका वैलेंसी 2, इसलिए प्राइमरी ऑक्सीडेशन नंबर 2, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी भी कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे करके सबका पता कर लेंगे जो भी पूछेगा। यहाँ पर था CONH होल 3, ठीक है, और Cl3-, जब ये Cl3- है तो इस पर कितना हो जाएगा, +3 होगा। जब यहाँ +3 होगा, अमोनिया का तो 0 होता है, तो कोबाल्ट का कितना, 3 ऑक्सीडेशन नंबर, जब दिन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया तो उसका वैलेंसी भी, प्राइमरी वैलेंसी भी 3 हो गया। ऐसे करके निकाल लेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी भी निकालना बहुत ज्यादा आसान है, इसमें सिर्फ हम लोग देख लेते हैं कि लीजेंट एटम कितना है, जितना नंबर ऑफ लीजेंट एटम रहेगा ना वही उसका सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। दीज आर डायरेक्शनल एंड सो ए कॉम्प्लेक्स आयन हैज ए पार्टिकुलर शेप, इसका एक पार्टिकुलर शेप भी होता है, वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दिया है CONH होल 3 6 Cl3, द सेकेंडरी वैलेंसी इज 6। बोल रहा है कि इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, तो 6 ही होगा, क्योंकि 6 ठो अमोनिया घेरे हुए है ना कोबाल्ट को। 6 लेजेंड आर कोऑर्डिनेटेड टू Fe, हेंस सेकेंडरी वैलेंसी 6, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा था कि सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा इसका, तो चूंकि कोबाल्ट को यहाँ पर 6 NH3 घेरे हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को ही सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी भी कितना हो गया, 6। यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है ना, कंपाउंड दिया हुआ है,
यहाँ पर देखो 6 है ना, तो कहाँ पर लिखा हुआ है इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर सेकेंडरी वैलेंसी। 6 को अमोनिया घेरे हुए ना प्लेटिनम को, यहाँ 5 घेरे हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 घेरे हुए हैं, 5 को अमोनिया और 1 तो क्लोरीन, इसलिए यहाँ भी 6। यहाँ 4 अमोनिया 2 क्लोरीन 6, इस तरह से निकाल लेंगे। चार्ज ऑन कटायन निकालना है, तो कटायन पर भी चार्ज निकाल सकते हो, क्लोरीन पर -4 है, तो इस पर कितना हो जाएगा टोटल +4। यहाँ क्लोरीन पर -3 है, तो इस पर कितना हो जाएगा +3। मतलब कुल मिला के यही है कि प्राइमरी वैलेंसी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, जितने नंबर ऑफ लीजेंट होंगे। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री। इसमें क्या दे रखा है, द लीजेंट व्हिच सैटिस्फाइज द सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्टेड टुवर्ड फिक्स पोजीशन। ठीक है ना, सेकेंडरी वैलेंसी जहां पर हम लोग देखते हैं वहां पर इन लोग का पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है। द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ना उसके अनुसार इसका शेप डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा तो उसका शेप कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा। 4 रहा तो टेट्राहेड्रल रहेगा, टेट्राहेड्रल। 4 में दोनों है, स्क्वायर प्लेनर भी है, टेट्राहेड्रल भी है। इफ द मेटल हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अगर किसी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा। ये सारा का सारा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा। That is 6 position around the metal are occupied by 6 donor atom। 6 donor atom जो होगा ना 6 जगह occupied किए हुए रहेगा। On the other hand, if the coordination number is 4, अगर coordination number 4 रहा तो ज्योमेट्री कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 4 गो वाला है ना, 4 ठो लगा हुआ है सब में, या फिर ऐसे है तो या तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। ये ऑक्टाहेड्रल इस टाइप का दिखेगा, स्क्वायर प्लेनर ऐसा दिखेगा, टेट्राहेड्रल इस टाइप का दिखेगा। अब उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है कुछ कुछ मेटल का। ये जो मेटल होता है ना जनरली इस तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। जैसे Ag है, इसमें 2 ठो लीजेंट आकर के अटैच हो सकते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा। Au का 2 या फिर 4, दोनों में से कोई भी हो सकता है। Ti का 2 दिया हुआ है, कॉपर का 2 या 4 दिया हुआ है, मतलब कॉपर के साथ या तो 2 या फिर 4 लीजेंट अटैच्ड रहेंगे। इसी तरह सबका दिया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारा मेटल है, सबका देख लेना। उसके बाद एक चीज और हम लोग को पढ़ना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ऐसे तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऐसे कोई भी अगर मेटल देख रहे हो तो उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है ना, तो ये जो सेंटर में जो मेटल रहता है ना, जैसे यहाँ पर एक कॉपर है, कॉपर को ये लोग जो है ना, जैसे यहाँ पर NH3 है, NH3 इन लोग इसको इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है ना। हाँ Cu को, यहाँ पर CnAp को कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा। इनका जो लॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी से ये लोग अटैच रहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना करके जुड़े रहते हैं। तो मान लो पहले से कुछ है Ap का एटॉमिक नंबर, अब जब कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास दे दिया तो अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। कैसे निकालेंगे इसको, तो निकालने का तरीका है, जैसे Ap का नॉर्मल एटॉमिक नंबर कितना है, 26। जब एक कंपाउंड बनाता है ना तो Ap का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है पहले। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो इसके पास 26 में से 2 बच गया, 24 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या होगा ना कि ACN इसको 6 तरफ से घेरेगा, 6 गो एजेंट है ना CN, 6 तरफ से घेरेगा तो सब 2-2 ठो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड हो गया। तो 26 में से पहले 2 घटा, फिर 12 ऐड हो गया, टोटल कितना हो गया, 36। तो ये इसका नया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया। सबका वही होता है, यहाँ पर भी निकालना है। मान लो एग्जाम में दे दिया कॉपर का निकालो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो कॉपर का नॉर्मल होता है 29। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कॉपर का क्या है वो पता कर लेंगे, वो हमको पता करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता करना पड़ेगा, उसको प्राइमरी वैलेंसी भी बोलते हैं। तो जितना भी आया मतलब उतना इलेक्ट्रॉनों को पहले लूज कर दिया है, तो 2 लूज किया तो 29 में से 2 घटा दो। फिर अमोनिया का 4 जो है ना आयन, उसको 4 अमोनिया आकर के चारों तरफ से घेरेगा, चारों तरफ से घेरेगा तो चारों 2-2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन ये लोग देता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया। तो 29 में से पहले 2 घटाएंगे फिर 8 ऐड कर देंगे, 35 इसका नया EAN हो जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फॉर्मूला दे रखा है, एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन, एटॉमिक नंबर माइनस
आयन फॉर्मेशन के समय जो इलेक्ट्रॉन लूज किया O, और प्लस क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम द डोनर एटम। फिर डोनर एटम जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक तो हम लोग को पढ़ना है, इसमें दो फील्ड थ्योरीज पढ़ना है, दो थ्योरीज पढ़ेंगे, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। द बॉन्डिंग इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब इसमें किस तरह से बॉन्डिंग हो रहा है ना, इसको हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से समझ सकते हैं कि बॉन्डिंग कैसे बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द ट्रांजिशन मेटल हैव देयर d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट। ठीक है ना, जहां पर भी कॉम्प्लेक्स बनता है ना वो किससे बनता है, उस तरह d ऑर्बिटल वाले एटम का हेल्प से बनता है। और उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो जगह होता है ना, स्पेस, वो खाली होता है। वैलेंस बॉन्ड टेक इनटू अकाउंट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो इसमें बोल रहे हैं ना कि सबसे पहले क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। जो भी लास्ट का sp और d ऑर्बिटल रहेगा ना, तब एक दूसरे के साथ पहले मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद बॉन्ड बनता है। सिंस पेनल्टी मेट d ऑर्बिटल नियर इन एनर्जी टू s एंड p ऑर्बिटल। जो सबसे लास्ट वाला, जैसे 3d हम लोग पढ़ते थे, लास्ट में क्या होता था, 3d होता था, फिर 4s होता था, फिर 4p होता था। ठीक है ना, तो ये लास्ट वाला जो sp-d a वाला जो है ना, ये सारा क्या होगा, आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा। कैसे हाइब्रिडाइज होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी वेरियस काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल। ठीक है, इससे मिल करके बहुत तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। कितने तरह का हो सकता है, अब यहाँ पर देखो, कॉपर है, यहाँ पर 6 अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब एक बॉन्ड बनता है ना, जब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो वहां पर कोबाल्ट +3 के स्टेट में होता है। तो यहाँ पर देखो, कोबाल्ट 3+ का पहले एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद लास्ट में आ जाएगा 3d6। ठीक है, इधर बहुत सारा क्या क्या रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, 3d6। ठीक है, तो 3d6 में देखो, d में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ए 4s वाला इसका खाली है। अब 4d वाला भी, d नहीं है, p होना चाहिए, 4p वाला भी इसका सारा खाली है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अब खत्म हो गया। लास्ट पहले d ऑर्बिटल फिल होता है, उसके बाद s ऑर्बिटल होता है, फिर उसके बाद अगला 4p होगा। तो इसका खत्म हो गया d तक ही। खत्म होने के बाद ये सब अभी खाली है। यहाँ पर d, यहाँ पर कोबाल्ट 3+ है, ये भी ध्यान रखना है ना। 3+ मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, रियल में होता है ऐसे। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 3 तो पहले ही निकल चुका है। ठीक है, 3 निकल जाने के बाद ए रहा, ए रहा, ए रहा। ठीक है, अब जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा ना, तो देखो यहाँ पर टोटल कितना अमोनिया है, 6 गो है ना, 6 अमोनिया। अब 6 अमोनिया कितना कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 12 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन सब, तो 12 स्पेस खाली होना चाहिए। यहाँ पर कितना खाली है, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 4 और चाहिए ना। तो 4 और करने के लिए क्या करेगा ना, कि ये जो कोबाल्ट का ये सब इलेक्ट्रॉन है ना, चारों अलग अलग जगह, तो सब एक साथ हो जाएगा। ठीक है, डी वाला, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ए वाला यहाँ था। अब डी का कितना खाली हो गया, 2 4 और 12 कंप्लीट हो गया ना। तो देखो यहाँ पर आगे पेयर हो गया। अब तुम्हारे पास डी का 2, ये दोनों डी का है, एस का 1 और पी का 3 बॉक्स खाली हो गया। टोटल मिलाकर के 6 बॉक्स खाली हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन इसमें आके एक्कोमोडेट कर जाएगा, और इस तरह से ये इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। किस तरह से बनता है, तो ऐसा बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऐसा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है। उसके बाद क्रिस्टल थ्योरी बोलेंगे ना, तो वो कुछ सेपरेट दूसरे तरीके से इसको समझाया है। तो अभी जब तक वैलेंस आया था तब तक हम लोग यही मान करके चल रहे हैं। अब यही बनने के बाद देखो, अब यहाँ पर यही जब हाफ फील्ड रहेगा ना, तो हाफ फील्ड रहने पर क्या बन जाता है, हाफ फील्ड रहने पर पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। समझा गया ना, इसमें बोले थे कि यही अगर हाफ फील्ड रह गया ना, तो हम लोग पहले पढ़े थे पैरामैग्नेटिक होता है हाफ फील्ड रहने पर। कहीं कहीं पर कभी कभी हो जाता है कि पूरा फील्ड ना होकर खाली रह जाता है, हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अदरवाइज डायमैग्नेटिक नहीं, ऐसा कोई नहीं है, खाली रहेगा तो पैरामैग्नेटिक, फुल है तो डायमैग्नेटिक। एक्सेप्शन देखो तब बोलते हैं ना जब कोई रूल है, ठीक है ना, रूल को वायलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल थोड़ी है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सब में हमेशा फुल ही आएगा। तो मान लो हम बात कर रहे हैं लिक्विड का, और वहां पर आ गया एक तो सॉलिड, तब उसको एक्सेप्शन बोलेंगे।
अब देखो उसी के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है जो तुमको समझाया है। पहला क्या लिखा हुआ है, ए नंबर ऑफ इम्पिटी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल ऑन द सेंट्रल मेटल आयन व्हिच कैन बी accommodated इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड। बोला है ना कि जब डी ऑर्बिटल की बात करते हैं ना, देखो इसमें पहला लाइन क्या बोला है, पहला बोला है कि नंबर ऑफ इम्पिटी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल जो होता है ना उसमें क्या होता है, बहुत सारा डी ऑर्बिटल जो होता है खाली होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन आता है, जो लीजेंट होता है ना वो डोनेट करता है, वो वाला इलेक्ट्रॉन आगे भर जाता है। जैसा कि पीछे हम लोग देखें अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे रहा था और सब फिल हो रहा था। द नंबर ऑफ इम्पिटी डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन फॉर द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए डी ऑर्बिटल में जितना खाली होगा ना, डी ऑर्बिटल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्पेस खाली होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा। जैसे पिछला में जो खाली था ना, पिछला में खाली था ए वाला ना, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स खाली था, तो 6 उसका क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर था। तो उतना इलेक्ट्रॉन का जगह खाली रहता है जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर इज द स्टेबिलिटी। ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना अधिक होगा। डिफरेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज एसपीडी क्या हुआ, पिछला में सब हाइब्रिडाइज हो गया था, D2sp3 था ना। डिफरेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टू गिव ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल व्हिच टेक पार्ट इन बॉन्डिंग विद द रिएजेंट। ठीक है ना, हाइब्रिडाइज होने के बाद हिस्सा लेता है बॉन्डिंग में। ईच रिएजेंट डिनोट्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल। हर एक रिएजेंट जितना 6 रिएजेंट था सब एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन दिया सेंट्रल मेटल एटम को। द नॉन बॉन्डिंग मेटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मेटल इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग जैसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ना डी ऑर्बिटल, जैसे 3d, डी के बाद 6 था तो वो 6 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, अंदर वाला उसके अंदर वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बाद में उसको तुम करवाए ना सर फिर? नहीं 3d 4s वो सब पार्टिसिपेट कर रहा है। 3d के अंदर 2s वाला ये सब तो नहीं कर रहा। The non-bonding metal electrons present in inner orbital do not take part in chemical reaction. For मतलब 1s वाला हो गया, 2s वाला हो गया, 2p वाला हो गया, वो सब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। If the complex contain unpaired electron, the complex is paramagnetic. अगर अनपेयर्ड रहेगा, हम लोग पिछला जो देखे थे वो सब पेयर्ड था। If does not contain unpaired, diamagnetic. ठीक है, मतलब उसी को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा ना, तुम ऐसे एक्सप्लेन करोगे। वहां पर तो बस एक फोटो था और ये लिखा हुआ था, एग्जाम में एक्सप्लेन करने आएगा तो ये सारा पॉइंट लिख करके एक्सप्लेन करोगे और फिर वो वाला फोटो एग्जाम्पल के रूप में दे दोगे। अब यहाँ पर एक कॉमन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर लास्ट में sp रहा तो लीनियर शेप बनेगा। sp3 हम लोग का कौन था, D2sp3 था, ए वाला था ना, नहीं D2 ए वाला था, D2sp3 तो ऑक्टाहेड्रल। तो वो जो पिछला हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे ना उसका शेप जो बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। तो किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है उसी से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि इसका शेप कैसा रहने वाला है। कॉमन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये बोल रहा है कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनर डी ऑर्बिटल, इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, इनर डी ऑर्बिटल 3d वाला has been used for bonding. Such complexes are called inner orbital complex और low spin complex, इसको inner orbital complex बोलते हैं। और कभी-कभी क्या होता है in sp3d2 hybridization the outer d orbital 4d वाला कभी-कभी इसमें पार्टिसिपेट कर लेता है, तो इसमें इस केस में इसका नाम क्या देंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है, पहले से इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका कुछ लिमिटेशन था, लिमिटेशन क्या क्या था, इट डज नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये जो फिगर हम लोग देखे ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाया। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बना रहा है उसमें कलर कैसा रहने वाला है, क्यों आ रहा है वो कलर, वो सब एक्सप्लेन नहीं किया। इट डज नॉट गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी, इसके बारे में नहीं बताया। और इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वीक और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, कौन वीक रिएजेंट है कौन स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। खत्म हो गया तुम लोग का। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद क्या देखना था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज मोर वाइडली एक्सेप्टेड देन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उससे क्या है, ये ज्यादा एक्सेप्टेड है, उसके मुकाबले इसका अगर देखें ना तो यूज ज्यादा होता है। इट एज्यूम दैट अट्रैक्शन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड द लिगेंड इन ए कॉम्प्लेक्स इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये मान करके चलता है ना कि जो सेंट्रल मेटल है ना तुम्हारा, वो एक चार्ज की तरह काम कर रहा है, और जो तुम्हारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसका है लीजेंड का, उसी का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच होता है, तो उसको भी एक तरह का मतलब चार्ज मान करके चलता है।
और ए समझता है ना, दोनों का चार्ज। हाँ दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, उस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसके बीच में लगता है? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। तो इसमें लीजेंड को एक चार्ज पार्टिकल मान करके चलता है, और दूसरा तुम्हारा जो सेंट्रल मेटल हुआ उसको एक पॉइंट चार्ज मान करके चलेगा। द क्रिस्टल फील्ड फॉलोइंग एजम्पशन आर मेड, क्या क्या एजम्पशन है? लीजेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, लीजेंड को एक तरह से पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेगा। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल और वाइटल एंड लीजेंड ऑर्बिटल। अब वहां पर क्या हो रहा था? ऑर्बिटल मिक्स हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्बिटल का कोई थ्योरी नहीं है, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था ना, डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का कोई थ्योरी नहीं है, इसमें मेटल ऑर्बिटल या फिर लीजेंड ऑर्बिटल जो है इनके बीच का कोई कहानी हम लोग नहीं देखेंगे। द डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल ऑल हैव द सेम एनर्जी, इसमें जो होगा ना डी ऑर्बिटल, वो सारे के सारे क्या होंगे? सेम एनर्जी होंगे सारे का, ठीक है। लेकिन जब रिएक्शन हो, मतलब जब कंबाइंड होगा ना, तो ये सेम एनर्जी ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा इन द फ्री एटम। जब तक फ्री है तब तक डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होता है ना, डी ऑर्बिटल में टोटल 5 बॉक्स होता है, 10 इलेक्ट्रॉन का जगह होता है। तो अभी सबका एनर्जी सेम होगा, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो ये जो सेम एनर्जी है ना वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। हो सकता है कि 3 का एनर्जी, 3 बॉक्स का एनर्जी हाई हो जाए और 2 बॉक्स का कम हो जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि 2 बॉक्स का हाई हो जाए और 3 बॉक्स का कम हो जाए। मतलब कुल मिलाकर के 3 चीज का ध्यान रखना है। पहला क्या? लीजेंड एक पॉइंट चार्ज होगा, दूसरा यहाँ पर ऑर्बिटल के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, और तीसरा जो डी ऑर्बिटल में सबका इलेक्ट्रॉन हम लोग, सबका एनर्जी जो हम लोग सेम मान करके चलते हैं, ऐसे तो सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही रिएक्शन होगा, जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ये ब्रेक होगा 3 और 2 में। 3 का एनर्जी ज्यादा, 2 का कम, या 2 का ज्यादा 3 का कम, ऐसे हो सकता है। चार्ज होता है 3 और 2 ही ब्रेक होता है, उसका भी रीजन है 3 और 2 में ही क्यों ब्रेक होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। 4 और 1 नहीं होगा। देखो यहाँ पर 3 और 2 में ही ब्रेक हुआ है। यहाँ पर देखो होता क्या है ना कि ये जैसे तुम्हारा अभी ये सेंट्रल मेटल है, और सेंट्रल मेटल में देखो यहाँ पर 2 तरह का कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से एक है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा कि 6 कंपाउंड, 6 रिएजेंट जो होंगे ना इस सेंट्रल मेटल के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है। 6 कहाँ पर कनेक्टेड रहेगा? तो ये देखो 6 के लिए स्पेस बना हुआ है, ये चारों एक प्लेन में है, ये 4 एक प्लेन में हो गया, और एक तो ऊपर हो गया और एक तो नीचे हो गया, टोटल 6 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, इसमें जो है ना ये वाला तुम्हारा है एक्स एक्सिस, ये वाला अंदर गया है तो वाई एक्सिस है, इसको हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, और ऊपर गया है तो जेड एक्सिस, ठीक है। सारा जो एटम है ना किसी न किसी एक्सिस पर है, मतलब सारा जो लीजेंट है ना 6 का 6 वो किसी न किसी एक्सिस पर आकर के ज्वाइंट हुआ है, कंबाइंड हुआ है, ठीक है। या तो जेड एक्सिस पर प्लस जेड हो सकता है, माइनस जेड हो सकता है, या फिर एक्स एक्सिस पर प्लस एक्स हो सकता है, या फिर माइनस एक्स हो सकता है, या फिर वाई वाला पर प्लस वाई या फिर माइनस वाई। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ जब हम लोग डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं ना, डी ऑर्बिटल का शेप कुछ इस टाइप का होता है, डी जेड स्क्वायर का शेप ऐसे होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाई होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल का शेप है 5 का, इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। जेड डायरेक्शन में इस तरह से अलाइंड रहता है और ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन रहता है। ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डबल डम्बल टाइप का इसका शेप है। उसके अलावा ये एक्स वाई इसका शेप है। टोटल जो 5 बॉक्स बताया ना डी ऑर्बिटल में, 5 बॉक्स का नाम होता है, ये शेप है उसका। डी ऑर्बिटल का जो 10 गो इलेक्ट्रॉन होता है ना, टोटल सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी का शेप बनाया गया है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड के फॉर्म में होता है, एक पॉइंट के फॉर्म में नहीं होता है। टूटेगा वो तो 2 ऊपर 5 गो बॉक्स था ना, टोटल हम लोग का 5 बॉक्स था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये पांचों का नाम है, क्या क्या नाम है इसका? डी जेड स्क्वायर, इसका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, सबका नाम होगा अपना अपना। इसका नाम क्या हो जाएगा? डी एक्स वाई, इसका नाम वाई जेड, और इसका नाम एक्स जेड, डी एक्स जेड, ये सबका नाम है, ठीक है। अब नाम पड़ा इसके ओरिएंटेशन के अनुसार, कौन किस तरह से ओरिएंटेड है ना। तो इसमें देखो कुछ जो है ना जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो है ना एक्सिस के अलग ओरिएंटेड होता है। जेड स्क्वायर देखो जेड एक्सिस पर ऊपर नीचे इस तरह से ओरिएंटेड है ना। अब यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल का मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, अब इसके साथ, ठीक है,
ये सेंट्रल मेटल का डी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल का डी ऑर्बिटल यहाँ पर है, ठीक है। अब रिएजेंट क्या होगा, आ करके और जेड ऊपर से आएगा रिएजेंट, मान लो अमोनिया NH3, इसका इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके साथ अटैच होना चाहेगा, है ना। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर ये बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि NH3 का इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में हैवी रिपल्शन होगा, और जब रिपल्शन हैवी होता है ना तो एनर्जी हाई हो जाता है, इसलिए इसका जो एनर्जी है ना इसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा हो गया है। अभी नॉर्मल ए एनर्जी था डी ऑर्बिटल का, यहाँ पर अभी पांचों बॉक्स इस एनर्जी लेवल पर था, ठीक है, अभी ए एनर्जी था पांचों बॉक्स का। उसके बाद जो जेड के सामने आया ना उसका एनर्जी अचानक से बढ़ गया रिपल्शन की वजह से। इसका क्यों बढ़ गया, इसका जो है ना ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन का, जो तुम्हारा दूसरा बॉक्स है, एक मिनट देखो, ये पहला बॉक्स था, पहला बॉक्स में रिएजेंट आया जेड के सामने, पहला बॉक्स जेड के पास था, रिएजेंट भी जेड के पास आ रहा है, रिपल्शन हो गया। अब दूसरा जो बॉक्स है इसका डी ऑर्बिटल का, ये सेकंड वाला बॉक्स, ये इस तरह से है, ठीक है ना, यहाँ और यहाँ। अब ये जो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी आ रहा है कहाँ से, एक्स और वाई की तरफ ही बढ़ रहा है आगे, यहाँ और यहाँ आ रहा है, फिर से हैवी रिपल्शन देखने को मिलेगा बीच ऑर्बिटल। सेंट्रल मेटल में तो नहीं ना, इस सेंट्रल मेटल का ही तो डी ऑर्बिटल है ये वाला, ये सेंट्रल मेटल का डी ऑर्बिटल है, और इसी जगह पर फिर से अमोनिया आ रहा है, फिर से ज्वाइंट होने, फिर से ज्वाइंट भी हुआ यहाँ पे भी। हाँ टोटल 6 अमोनिया ज्वाइंट होगा ना, टोटल 6 अमोनिया, 6 अमोनिया के इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एक अमोनिया यहाँ पर आया, हैवी रिपल्शन, एनर्जी बढ़ गया, फिर उसके बाद 2 अमोनिया यहाँ और यहाँ ज्वाइंट होने आएगा, यहाँ पर भी हैवी रिपल्शन देखने को मिलेगा, तो इसका भी एनर्जी हाई हो गया। अब बाकी जो बचा ना एक्स वाई वाला, देखो एक्स एक्सिस यहाँ पर है, वाई एक्सिस यहाँ पर है, ये बीच में है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, है ना। तो नेक्स्ट जो आएगा ना, मान लो कि ए वाला हमारा एक्स है, ए वाला वाई है, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है, इस जगह पर नहीं है ना। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट होने आएगा ना अमोनिया, या फिर यहाँ पर जो अमोनिया ज्वाइंट होने आएगा, उन लोगों को उतना रिपल्शन देखने को नहीं मिलेगा, समझ में आया ना। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन, ए वाला जो इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल वाला, ये बीच में हो गया है, और अमोनिया ज्वाइन करने आ रहा है यहाँ पर साइड से, तो यहाँ पर हैवी रिपल्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका एनर्जी कम, तो उसी तरह से इसका भी एनर्जी कम हो जाएगा। तो हम लोग का जो जेड स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, ये अलोंग द एक्सिस होता है, और अमोनिया भी अलोंग द एक्सिस ज्वाइन होने आ रहा है, इससे हैवी रिपल्शन होगा और दो का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। और ये तीन मतलब एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन अमोनिया जो ज्वाइन होने आ रहा है वो एक्स वाई जेड पर होने आ रहा है ज्वाइन, तो फिर यहाँ पर उतना हैवी रिपल्शन देखने को नहीं मिलेगा, और इस तरह से यहाँ पर इसका एनर्जी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी का कंसेप्ट है और ज्वाइंट होने का एक कंसेप्ट है, इस तरह से क्रिस्टल फिजिक्स थ्योरी में ज्वाइन करता है। अब यहाँ पर सारा चीज एक एक करके समझ लेते हैं। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द मेटल इज एट द सेंटर, मेटल सेंटर पर है, द लिजेंट आर एट द 6 कॉर्नर, 6 कॉर्नर पर लिजेंट बैठे हुए होंगे। द डायरेक्शन एक्स वाई जेड पॉइंट द 3 एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ द एक्ट्राहेड्रॉन, ये 3 तो कॉर्नर है, एडजेसेंट कॉर्नर मतलब एक के बाद एक लगातार। द लॉब्स ऑफ ईजी ऑर्बिटल, अब देखो यहाँ पर जो ऊपर वाला बनता है ना, यहाँ पर जो जा रहा है इसको ईजी नाम देंगे, और इसका नाम T2G पड़ता है। तो द लोब ऑफ ईजी ऑर्बिटल, जिसको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या डीजेड स्क्वायर भी बोल रहे हैं, पॉइंट अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, ए एक्स वाई जेड के अलोंग है, एंड द लोब ऑफ द T2G ऑर्बिटल पॉइंट इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। ये तीनों ऑर्बिटल जो है ना बिटवीन द एक्सिस पड़ रहा है, और ए वाला टुवर्ड्स द एक्सिस, एक्सिस पर ही एकदम पड़ रहा है, समझ में आ गया। द अप्रोच ऑफ 6 रिएजेंट अलोंग एक्स वाई जेड, या फिर -x -y -z, लीजेंट जो आएंगे इसी 6 पर आएगा, या तो एक्स वाई जेड पर आएगा, नहीं तो -x -y या -z पर ज्वाइन होने आएगा। विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आ रहा है ना उसका एनर्जी क्या करेगा, बढ़ा देगा, मच मोर, बहुत ज्यादा, देन dxy एक्स जेड और dy z, इसके कंपेरिजन में इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। Thus, under the influence of an octahedral legend field, d orbital split, इस तरह से जो d orbital था ना इसका वो स्प्लिट हो गया, टूट गया।
तो ये हो गया किस तरह से ब्रेक होता है डी ऑर्बिटल। हम लोग पीछे पढ़े थे कि इसमें हम लोग इस थ्योरी का ही मतलब इसमें एजम्पशन इस प्रिंसिपल पर ही काम करता है। हम लोग यहाँ पर ये मान के चलते हैं ना कि इसका ऑर्बिटल जो कि अभी सेम एनर्जी लेवल पर है ब्रेक होकर के दो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो दो एनर्जी में, दो एनर्जी, एक एनर्जी ए वाला Eg और एक एनर्जी ए वाला T2G। यहाँ पर देखो ऊपर वाला Eg हो गया, नीचे वाला T2G हो गया। अभी सबका एनर्जी ए था। लीजेंड which cause only a small degree of crystal field splitting are termed weak field legend। एक legend which cause नहीं, लार्ज स्प्लिटिंग अगर होगा ना तो उसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिएजेंट आया है उसके पास। जितना स्ट्रॉन्ग आएगा ना उतना ज्यादा ब्रेक करके दो एनर्जी को डिफरेंस को बढ़ा देगा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है रिएजेंट व्हिच काउज ए लार्ज स्प्लिटिंग, मतलब ज्यादा जो तोड़ रहा है ना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड रिएजेंट होगा। उसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब रिपेल करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा तो इसको ज्यादा ऊपर कर देगा। द कॉमन रिएजेंट कैन बी अरेंज इन एसेंडिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट चार्ट में यहाँ पर एक तो फिर ए बना के दिया हुआ रहता है कि कौन कितना ब्रेक करेगा, शायद इसमें आगे होगा, ठीक है ना। कैसे पहचानेंगे कौन वीक रिएजेंट है कौन स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, तो उसका एक तो चार्ट छूट गया है क्या। द टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी गिवन बाई टोटल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर्मूला क्या हो जाएगा -0.4n प्लस 0.6n, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो जो T2G वाला नीचे जो जाएगा ना वो निगेटिव होगा, है ना, -4 इंटू इतना, फिर n T2G और n Eg आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द T2G और Eg। T2G में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा ना उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, और Eg में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उतना वो ऊपर या नीचे चला जाएगा। द CFSE इज 0 फॉर आयन विथ D0 और D10। D0 और D10 के केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इन बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक रिएजेंट फील्ड। द CFSE इज आल्सो 0 फॉर D5 कॉन्फ़िगरेशन विद वीक फील्ड। ये कुछ 2-3 पॉइंट है, एक्सेप्शन है। अब यहाँ पर देखो सबका दिया हुआ है, CFSE वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ T2G में गया है, 2G मतलब नीचे वाला ना, T2G नीचे वाला के एनर्जी लो होता है, मतलब एनर्जी लो, तो जिसका एनर्जी लो होता है ना वो वाला पहले फुल होगा, जिसका ज्यादा होगा वो बाद में। तो पहले एक एक करके देखो, एक फुल हुआ फिर एक और इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें गया, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना ये फुल होता चला जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा रहता है, यहाँ पर एक और कंसेप्ट रहता है, जैसे यहाँ पर आया ना 3 हो गया, ठीक है, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो चौथा इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि कहाँ जाए, T2G में जाए कि Eg में जाए। तो वहां पर देखो क्या होता है, देखो जब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें फुल हो जाएगा ना, और यहाँ पर हम लोग के पास एक तो ऑप्शन है, ये जब 3 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा ना तब वो सोचेगा कि यहाँ पर जाए या फिर यहाँ पर जाए। तो उसके लिए फिर देखना होता है, तो यहाँ पर फिर भी देखना पड़ता है कि यहाँ पर आएगा ना वो इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए पेयरिंग एनर्जी इसको चाहिए। पेयरिंग एनर्जी थोड़ा सा हाई होता है नॉर्मल से, और यहाँ पर आएगा तो फिर इतना एनर्जी चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए उसमें जाने के लिए भी। अगर इसके बराबर हो गया तो ठीक है, यहाँ पर आ गया, अगर इसके बराबर नहीं हुआ तो इसी में फिर डबल बना लेता है, पेयर हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में देखता है कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है या फिर इसका एनर्जी ज्यादा है, जिसका एनर्जी कम रहेगा उसमें पहले वो फिल हो जाएगा। वो एक तो कंसेप्ट, तो यहाँ पर सबका दे दिया है इस तरह से। उसके बाद देखो अभी हम लोग जो पढ़े ना ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाया है 3 हो गया ना, 3 होने के बाद देखो चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में ही रह गया, तो वो देखता है कि कौन सा एनर्जी किसका ज्यादा हो रहा है, एनर्जी जंप करे ऊपर वाले हायर एनर्जी वाला में जाए कि पेयर वाला में जाए, एनर्जी देख करके वो डिसाइड करता है। अब यहाँ पर देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अभी जो हम लोग कर रहे थे ना ऑक्टाहेड्रल कर रहे थे। अब ऑक्टाहेड्रल में हो क्या रहा था ना कि वो जो इलेक्ट्रॉन था ना सारा का सारा, मतलब जो रिएजेंट था वो XYZ तीनों डायरेक्शन में आकर के अटैच हो रहा था। दोनों में फर्क क्या है, उसमें देखो उसमें जो रिएजेंट था ना यहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था, सारा XYZ वाला जहाँ जहाँ एक्सिस पर रहा था ना वहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं है, रिएजेंट देखो साइड में सब आ रहा है, एक्सिस पर कोई आ ही नहीं रहा है। जब इस केस में क्या होगा, अब जो यहाँ पर भी तो फिर 2 पार्ट रहेगा ना, एक DZ² वाला और X² वाला, ये तो एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा ना। अब मान लो कि DZ² वाला यहाँ पर है, ठीक है, लीजेंट नहीं है एक्सिस पर, इसका इलेक्ट्रॉन तो है ही सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम का जो d ऑर्बिटल था, d ऑर्बिटल का 5 पार्ट है, 5 पार्ट में 2 पार्ट एक्सिस पर रहेगा, एगो यहाँ रहेगा, इसके अलॉन्ग रहेगा XY वाला,
है ना, जिसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ए वाला यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कोई रीएजेंट ज्वाइन करने आ ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर अगल बगल में जो आएगा उसका रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिपल्सन कम हो रहा है ना, ज्यादा रिपल्सन होने पर ज्यादा होता है। अगर ए वाला रिएजेंट यहाँ ज्वाइन करने आता ना तब ज्यादा होता, लेकिन ये ज्वाइन करने जा नहीं रहा है वहां पर, तो इसका एनर्जी जो है कम होगा। तो इन दोनों का एनर्जी क्या होगा, कम होगा, लेकिन इन तीनों का ज्यादा हो जाएगा। यहाँ रिवर्स हो गया, 3 वो हायर एनर्जी पे चला गया, 2 वी लोअर एनर्जी लेवल पर। इसका फिगर देखो किस टाइप से होगा। ये देखो ये 3 तो चला गया ऊपर, T2 ऊपर चला गया और ई नीचे आ गया, उल्टा हो गया ना। उसमें ई ऊपर था, टी नीचे था, तो ये रिवर्स हो जाता है टेट्राहेड्रल में। ये रिवर्स क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर लीजेंड के ज्वाइन होने का जो स्पेस है ना वो चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब देखो सारा, ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज रिलेटेड टू ए क्यूब, क्यूब की तरह होता है। वन एटम इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, वन एटम सेंटर पर होगा, जो सेंट्रल एटम रहता है मेटल रहता है। एंड 4 ऑफ द 8 कॉर्नर ऑफ क्यूब आर ऑक्यूपाइड बाय लीजेंड एज शोन। और 4 तो जो होगा ना तो इस तरह से 1 2 3 4 4 कॉर्नर पर है, टोटल 8 कॉर्नर था, 8 में से 4 कॉर्नर पर इस तरह से लीजेंड यहाँ पर आकर के जुड़ेगा। The direction x, y, z point to the center of the face of the cube. The e orbital point along x, y, z axis, that is to the center of the faces. e orbital इसमें कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर x, y, z आ रहा है। और t2 orbital कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, पॉइंट बिटवीन x, y, z एक्सिस, बीच वाला है ना। e वाला जो है ना, ये e वाला हो गया ना, e वाला जो हम लोग का हो रहा है और डायरेक्ट x, y, z पर हो रहा है ना, 2 ठो, ठीक है। 2 ठो को हम लोग क्या बोलेंगे, E और इसको T2, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ द लीजेंड डज नॉट कोइंसाइड एग्जैक्टली विथ आइदर द E और T2 ऑर्बिटल। अब यहाँ पर जो लीजेंड ज्वाइन करने आ रहा है ना तो E के बिल्कुल सामने आ रहा है और ना T2 के बिल्कुल सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी T2 के करीब रहता है, E से तो काफी दूर हो जाता है। I से काफी दूर होने की वजह से E का एनर्जी बिल्कुल नीचे चला जाता है, ई हम लोग का डाउन हो जाएगा। ई ए वाला था, ए नीचे चला जाएगा, है ना। ई वाला हम लोग का नीचे चला गया है, ठीक है ना। T2 पर भी डायरेक्ट नहीं होता है, साइड से ही होता है, और ई से तो बहुत दूर होता है। तो ई नीचे चला गया और T2 ऊपर रह गया। हाँ, मतलब ए भी है ना, एक्स जेड, वो भी मतलब उतना ज्यादा उसके भी बगल में हो जाता है, उसके भी सामने नहीं पड़ता है। तो एनर्जी लेवल इसका इससे ऊपर ज्यादा ए जरूर रहेगा, लेकिन इतना ऊपर नहीं रहेगा जितना ऑक्टाहेड्रल में था। ऑक्टाहेड्रल में तो बिल्कुल सामने सामने आ रहा था, उस तरह से सामने सामने इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। साइड से अब बगल में रहेंगे। हाँ, इसमें बिल्कुल साइड से इशारा हो रहा है, ये थोड़ा ज्यादा साइड से हो रहा है और ये कम साइड से हो रहा है, दोनों केस में हो रहा है साइड से ही। तो ये पूछता है कि इसमें एनर्जी जो है ना, एनर्जी डायग्राम ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले कम क्यों होता है। तो कम होने का रीजन एक तो यही हो रहा है कि इसका एक तो रीजन ये हो जाता है कि ये 4 ही है, वो 6 था लीजेंड, तो 6 का अपना फील्ड था, यहाँ 4 ही है एक को, और दूसरा सामने सामने कोई पड़ता नहीं है, ये दोनों रीजन हो जाता है इसका एनर्जी कम होने का। Thus the T2 orbital are nearer to the direction of the legend than the E orbital. T2 जो है ना थोड़ा सा ज्यादा क्लोज होता है, इसलिए T2 का एनर्जी थोड़ा सा हाई होगा, और ये तो बहुत दूर हो गया। The approach of the legend raises the energy of both set of orbital. जब legend पहुंचता है तो इनका एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। The energy of T2 orbital is the most, ज्यादा किसका, T2 का। The crystal field splitting is the opposite way. ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल के जस्ट अपोजिट हो गया, है ना। ये बिल्कुल उल्टा हो गया ना, उसमें 3 नीचे था, हाँ, उसमें T2 नीचे था, इसमें T2 ऊपर हो गया। द T2 ऑर्बिटल आर इतना है, 0.4 डेल्टा 1 ये हो गया, 0.6 डेल्टा T नीचे ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा T इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लेस देन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल से इसका एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। कम होने का 2 रीजन है, और दोनों रीजन हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला, दे आर ओनली 4 लीजेंड, उसमें 6 था, इसमें कितना हो गया, 4। अब देखो इसमें फील्ड कितना का डिफरेंस हो जाएगा। अगर मान लो कि 6 लीजेंड की वजह से एक फील्ड था, तो एक लीजेंड की वजह से x/6, 4 लीजेंड की वजह से
एक्स 4x/6, मतलब इसका एनर्जी हो जाएगा 2/3 टाइम, तो 2/3 हो गया ना। 2/3 द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल डज नॉट कोइंसाइड, इसमें कोई कोइंसाइड नहीं कर रहा है, उसमें कोइंसाइड कर रहा था। तो कितना गुना टोटल देखो, 2/3 इसके वजह से कम हुआ या 2/3 इसके वजह से कम हो गया, तो टोटल 2/3 इंटू 2/3 4/9 टाइम्स कम हो गया इसका एनर्जी।